क्या हाल है दोस्तों। मैं हूं विकास तोमर, आपके अपने ट्रस्टवर्दी चैनल स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पे ईपीएफओ प्रीलिम्स 2020 के से रिलेटेड टेस्ट सीरीज जो हमारी चल रही है, उसमें टेस्ट नंबर 3 था करंट अफेयर, मतलब करंट इवेंट्स और डेवलपमेंट इश्यूज से रिलेटेड। ठीक है, ये 50 क्वेश्चन है टोटल, बायलिंगुअल में, हिंदी इंग्लिश आप दोनों देख सकते हैं। ठीक है, इसका जो है पीडीएफ हमारे पेड ग्रुप को सबको मिल चुकी है। आप लोग जो है पेड ग्रुप हमारा ज्वाइन कर सकते हैं अगर आपको पीडीएफ चाहिए पूरी टेस्ट सीरीज़ की और पूरा पूरा कंप्लीट मटेरियल की। ठीक, तो पहला क्वेश्चन चालू कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे पूछा गया है। देखिए यहाँ पे अपना मोडस ऑपरेंडी जैसे कि मैं हमेशा कराता हूँ आप लोगों को, कि क्या है कि आप क्वेश्चन आपके सामने आएगा, आप लोगों को क्वेश्चन को पॉज करना है। ठीक, और पॉज करने के बाद जो है उसका आंसर देना है, फिर मेरा एक्सप्लेनेशन सुनना है। मेरा जो फोकस रहेगा वो एक्सप्लेनेशन पे रहेगा। ठीक, आप लोग जो है पॉज करके देख सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो है आगे आपके सामने, टिक टॉक बैंग। ठीक है, इतना जब मैं टिक टॉक बैंग बोलूँगा तब आप जो है पॉज कर लीजिएगा उतनी देर में, और फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। ठीक, समझ में आ गया? 50 क्वेश्चन टोटल। ठीक, पहले क्वेश्चन में यहाँ पे ये कहना चाह रहा है, ये आपका जो है आप लोगों ने पॉज कर ही लिया होगा, कि यूनिवर्सल अकाउंट नंबर से रिलेटेड कुछ यहाँ पे सेंटेंस दे रखे हैं, उनमें से बताना है कि आपको कौन से सेंटेंसेस सही, स्टेटमेंट सही हैं, कौन से गलत हैं। तो देखिए यहाँ पे आंसर जो है वो है सी, क्योंकि ये देखिए यूनिवर्सल अकाउंट नंबर आपको मालूम है कि ये आपका ईपीएफओ के द्वारा ही बनाया गया है। ये दिया जाता है किसको? एम्प्लॉय को, या तो एम्प्लॉयर के कहने पर, या फिर एम्प्लॉयज़ खुद भी कर सकते हैं आधार के साथ, आधार कार्ड के साथ लिंक करके। तो इसलिए सेकंड स्टेटमेंट ओनली यहाँ लिखा होता है। ओनली वाले 95% जो स्टेटमेंट होते हैं वो गलत होते हैं, कुछ सही भी हो सकते हैं, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। ठीक है, और इसलिए सेकंड स्टेटमेंट गलत हो गया। और ये 16 डिजिट नहीं 12 डिजिट का नंबर है। ठीक, 16 डिजिट नहीं 12 डिजिट का नंबर। बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में, आधार जो होता है वो कितने उसका होता है, अंक का होता है। ठीक है, चलिए, तो इस तरीके से पहला और दूसरा स्टेटमेंट सही, ओनली 3 स्टेटमेंट सही था, और पहला दूसरा स्टेटमेंट गलत, तीसरा स्टेटमेंट सिर्फ सही था। ऑप्शन नंबर आपका 3 सही हो गया। ठीक है, समझ में आ गया बात? और चलिए अगला क्वेश्चन जो है हमारा, क्वेश्चन नंबर 2। चलिए स्टार्ट करते हैं। टिक टॉक बैंग। देखिए ऐसा है कि यहाँ पर जो आपका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। ठीक है, यहाँ पे पहला स्टेटमेंट तो सही है। हमारा जो है क्वेश्चन था पहले, जैसे मैंने आपको पहले बताया है कि आपको ये देखना चाहिए थे किससे रिलेटेड है। ठीक, तो ये आपका कोर हो गया, और यहाँ पे करेक्ट पूछा है कि इनकरेक्ट पूछा, तो यहाँ पे करेक्ट पूछा हुआ है। ठीक है ना, करेक्ट कोड पूछा है। कभी कभी यहाँ पे हो सकता है इनकरेक्ट बोल दे, और यहाँ पे करेक्ट कोड पूछे, तो इनकरेक्ट के हिसाब से आपको आंसर देना है। ठीक, ये मतलब ये है कि इट इज़ ओपन टू ऑल सेक्शन ऑफ सिटीजन। नेशनल पेंशन सिस्टम जो है सभी सिटीजन्स के लिए ओपन है, सिर्फ और सिर्फ ओसीआई, क्योंकि ओसीआई इंडियन सिटीजनशिप थोड़ी ना है। ठीक, ओसीआई ओ पीआईओ और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को छोड़ के बाकी जितने भी एनआरआई हो, सॉरी, नॉन रेसिडेंशियल इंडियन हो, ठीक, रेसिडेंट हो, नॉन रेसिडेंट हो, सबके लिए है ये, सभी के लिए है। और इसमें एज ग्रुप जो होती है वो थोड़ी सी देखने वाली, 18 से 65 होती है नेशनल पेंशन सिस्टम में। ठीक है ना, ये एक्सप्लेनेशन मैं बता रहा हूँ, आप लोग आंसर तो निकाल ही लेंगे। ठीक, देखिए जैसे हमारा जो पेड ग्रुप वाले हैं, पहले तो उनका टेस्ट होता है, फिर उसके बाद मैं उन लोग से कहूँगा कि पीडीएफ में जो टोटल पूरे आंसर्स और उसके साथ में एक्सप्लेनेशन होता है, उसको पढ़ने के बाद फिर से आप लोग अटेम्प्ट करो। आप लोग को ये वाले क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड टकरा जाएगा, क्योंकि एक्सप्लेनेशन इतना वास्ट है कि कोई भी क्वेश्चन इससे नज़दीक भी आ जाएगा, तो आप लोग का जो है वहाँ पे हो जाएगा। तो देखिए नेशनल पेंशन सिस्टम में या स्कीम में आपका 18 से 65 साल तक की एज ग्रुप की है। आपने इधर सुना होगा कई सारी, प्रधानमंत्री श्रम योगी योजना आई हुई है, प्रधानमंत्री लघु व्यापार मानधन योजना आई हुई है, उन सब में क्या है, जैसे अटल पेंशन योजना 18 से 40 है। ठीक, ध्यान रखना ये चीज़। सेकंड वाला जो यहाँ पे स्टेटमेंट था कि ईपीएफओ द्वारा चलाया जा रहा है, नहीं 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 नहीं, ईपीएफओ द्वारा नहीं चलाया जा रहा है। ये आपका जो है पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा चलाया जा रहा है, पीएफआरडीए द्वारा। ठीक, समझ में आ गया? तो ये थोड़ा बहुत ध्यान रखना है। सब देखो, जो मैं बताता जा रहा हूँ ना कि कौन इम्प्लीमेंट कर रहा है, कौन इसका बेनिफिशियरी है। जैसे मैंने बताया भी पेड ग्रुप में कि गवर्नमेंट स्कीम से रिलेटेड क्या पढ़ना है आपको, सोशल सिक्योरिटी में गवर्नमेंट स्कीम से पूछेगा। ठीक, जो टॉपिक दे रखा है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? अब जो है क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है, आप लोग के लिए टिक टॉक बैंग। देखिए यहाँ पे जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन है आपका ए। ठीक, वन ओनली।
तो लेकिन स्टेटमेंट तो दे रखे हैं 3, और किससे रिलेटेड है? प्रधानमंत्री मट्रू वंदना योजना से। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना या मत्रु वंदना योजना आप बोल सकते हो। तो इसमें करेक्ट स्टेटमेंट पूछे गए हैं। और इसमें देखिए पहला स्टेटमेंट, यह योजना गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं के लिए एक सशर्त, मतलब कुछ कंडीशन है, नगद हस्तांतरण योजना है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरा स्टेटमेंट जो कह रहा है यहाँ पे कि ये प्रोवाइड करता है पार्शियल कंपनसेशन, ठीक, नगद प्रोत्साहन के मामले में मजदूरी के नुकसान के लिए आंशिक मुआवजा प्रदान करता है, ताकि महिलाएं अपने जीवित बच्चे की डिलीवरी के बाद ही पर्याप्त आराम कर सकें। बाद ही नहीं, पहले भी, ठीक। इसी को यहाँ पे दे रखा है। यहाँ पे जैसे ये चीज़ लिखी हुई है ना, रेस्ट ओनली आफ्टर डिलीवरी ऑफ द फर्स्ट चाइल्ड, ऐसा नहीं है, पहले भी और बाद में भी, ठीक। तो ये चीज़ इसलिए यहाँ पे गलत हो गया है। दूसरा ये कहा गया है कि दे रिसीव ए कैश बेनिफिट ऑफ ₹6,000। ज़्यादातर इस स्कीम में जो दे रखा है वेबसाइट पे सब पे, उसमें 6,000 ये बोलता है वो कि जो मट्रू वंदना योजना है वो तो है ही है, साथ ही साथ जननी सुरक्षा योजना जो होती है ना, कि इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी के लिए हॉस्पिटल में जाके डिलीवरी कराएं महिलाएं, उन सबको मिला के एवरेज जो है आपको 6,000 रुपये मिलने लगते हैं, महिला को मिल जाते हैं, ये कहने का मतलब है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ मट्रू वंदना योजना में अगर देखा जाएगा तो 5,000 रुपये मिलते हैं, वो भी 3 इंस्टॉलमेंट में, और कुछ कंडीशंस उसमें रखी जाती हैं। कुछ कंडीशन ये वही है कि पहले अर्ली रजिस्ट्रेशन करा लो कि भैया प्रेग्नेंट हो गए हैं, उसके बाद जो है एंटी नेटल, यानी कि मतलब ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी आपका चेकअप हो रहा है, ये दूसरी स्टेज है, ठीक। मतलब हर स्टेज पे आपको पैसा मिलता रहेगा, ठीक। कुल मिला के कितना मिलेगा? 5,000 मिलेगा, सिर्फ मातृ वंदना योजना पे। पूरा एक्सप्लेनेशन होगा यहाँ पे। और जो है आपका इसमें जो बेनिफिशियरी हैं इस वाली स्कीम के अंतर्गत, मट्रू वंदना योजना के अंतर्गत, वो जो है एलिजिबल है जननी सुरक्षा योजना के लिए भी। भाई इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी तो करानी है ना, तो ये तो मतलब हमारा एक एम भी है ना, तो उसमें इन दोनों मिला के एवरेज जो है इस महिला को 6,000 रुपया मिल जाता है। और ये जो मट्रू वंदना योजना है, ये इसी को पहले क्या बोलते थे? इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना बोलते थे। और जो है साथ ही साथ ये जो है इम्प्लीमेंट करी जाती है ऑल डिस्ट्रिक्ट, जितनी भी डिस्ट्रिक्ट इंडिया में सब जगह। और इसमें जो है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 वाला जो है, ठीक, उसके अंतर्गत इसके जो प्रोविजंस हैं उसके अंतर्गत जो है प्रधानमंत्री मातृत्व मट्रू वंदना योजना किया जाता है। कुछ एक्सेप्शन है, ये मैं थोड़ा इस पे ध्यान दे रहा हूँ, आने के बहुत ज़्यादा आसार हैं इस वाले क्वेश्चन के। कुछ एक्सेप्शन इसमें ये हैं कि जिनको ऑलरेडी, जो लोग सेंट्रल गवर्नमेंट में, स्टेट गवर्नमेंट में, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में, और या फिर किसी भी लॉ के अंतर्गत पहले से उनको मैटरनिटी बेनिफिट मिल रहा है, वो लोग इसमें इंक्लूडेड नहीं है, ठीक। समझ में आ गया? क्वेश्चन नंबर 3 का जो है सही आंसर क्या था? ए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 पे जाते हैं। देखिए अगर आप लोग को इस स्कीम से रिलेटेड जो है बिल्कुल कंप्रिहेंसिव एक पूरा वीडियो चाहिए, सारी स्कीम, मतलब उसको जैसे जैसे आती रहेंगी सबका कवर कर दिया जाए, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, तो मैं पूरा अलग से डिटेल्ड वीडियो बना दूंगा, क्योंकि स्कीम बहुत आती है। पिछली बार कम से कम 6-7 क्वेश्चन थे स्कीम से, ठीक। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ गए हम लोग। यहाँ पे प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना से जो है, याद रखिएगा, प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना यहाँ पे कह रहा है, जो प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन ये स्कीम जो है वो अलग है, प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना वो अलग है, ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। तो यहाँ पे रोजगार प्रोत्साहन की बात हो रही है, तो आप लोग पॉज करके करिए टिक टॉक बैंक। देखिए यहाँ पे जो 4th का जो सही ऑप्शन है वो है बी, यानी कि सिर्फ सेकंड स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट क्यों सही नहीं है? पहला स्टेटमेंट सही इसलिए नहीं क्योंकि कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जो मिनिस्ट्री है वो नहीं करती है, बल्कि कौन करता है? लेबर, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर, और जो है आपका एम्प्लॉयमेंट, ठीक है ना। अब क्योंकि यहाँ पे रोजगार प्रोत्साहन की बात हो रही है, तो लोगों को जो है लग रहा होगा शायद इंडस्ट्री और कॉमर्स रिलेटेड हो, लेकिन नहीं, ये मिनिस्ट्री ऑफ लेबर और एम्प्लॉयमेंट ही करती है, ठीक है। और इसमें मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या है कि 12%, जो सेकंड स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो क्या है कि एम्प्लॉय, जैसे ईपीएफ किसी का होता है ना, तो 12% जो है एम्प्लॉय देता है, एम्प्लॉय जो वर्क कर रहा है वर्कर है, और एम्प्लॉयर जो काम देने वाला वो भी 12%, मतलब सेम अमाउंट दोनों लोग करते हैं। तो गवर्नमेंट ने कहा है कि ये जो एम्प्लॉयर, जो मतलब रखने वाला है, एम्प्लॉयर जो जिसकी कंपनी है जिसके अंदर काम कर रहे हैं एम्प्लॉयज़, तो ये गवर्नमेंट कह रही है कि ये हम दे देंगे, चलो 3 साल के लिए तुम लोग जो है नए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो है भर्ती करो, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करो, ठीक। रोजगार प्रोत्साहन इसी को ही कह रहे हैं, ठीक। ईपीएफ में हम डालते रहेंगे। देखो हो क्या रहा है कि ये दोनों ही चीज़ें जो है तुरंत नहीं मिलती हैं,
जो जिनको एम्प्लॉयमेंट मिलता है, ये तो बाद में मिलता है। तो गवर्नमेंट क्या है कि ये भी भरेगा मतलब ईपीएफ में। तो गवर्नमेंट ने इतना कह दिया कि तुम ये मत भरो, ये हम भर देंगे ईपीएफ के अकाउंट में। ईपीएफ वाला जो अपना एम्प्लॉयर का था, एम्प्लॉई का जो था, वो भी खुद भरता रहेगा ईपीएफ के अकाउंट में। बाद में जो है, बाद में उसको मिल जाएगा। अभी 3 साल के लिए हम कर देंगे, तुम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कर दो यार, ठीक है। बस ये है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 था प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन से रिलेटेड, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, यहाँ पे स्कीम है आपकी अगली। सारी स्कीम हो जाएंगी, चिंता मत करिएगा, कुछ भी नहीं बचेगा, सब कुछ कवर हो जाएगा। बस यार पूरी सीरीज जो है ईपीएफओ की 2020 के लिए पूरी सीरीज फॉलो कर लीजिएगा। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, ये बिल्कुल लेटेस्ट स्कीम है। आप लोग को जो है यहाँ पे इसको देखते हुए करेक्ट पूछा गया है, बताना है टिकटॉक बैंक। देखिए यहाँ पे सही स्टेटमेंट जो ऑप्शन है वो है 1 और 2, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। पहला और दूसरा स्टेटमेंट सही है, तीसरा स्टेटमेंट नहीं सही है। तीसरा स्टेटमेंट क्यों नहीं सही है? क्योंकि इसका फंड मैनेजर जो है वो LIC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है, ना कि PFRDA है, ध्यान रखिएगा, ठीक। PFRDA नहीं, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी जो है आपकी LIC, वो इसका फंड मैनेजर भी है। अब देखो ये सब प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन में क्या हो रहा है कि 18 से 40 साल तक के लोग जो है वॉलंटरी, ठीक, और कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम है ये, ठीक। श्रम योगी कौन है? जो अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर हैं, जो लोग जो है अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, अनऑर्गेनाइज सेक्टर जो इंडस्ट्री होती है, फर्म होती है, उसकी सिंपल डेफिनेशन ये होती है कि जहाँ पे 10 से कम जो है एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, उसको अनऑर्गेनाइज बोलते हैं। वहाँ पे ऐसे कई लोग जैसे कि रेडी वाले हैं, ये सब जो है ना वर्कर्स, उनको ज़्यादातर उनके लिए पेंशन स्कीम चलाएगी। ये लोग खुद चाहें तो अपनी स्वतंत्रता है, इनकी स्वैच्छिक है, और अंशदायी पेंशन योजना है, मतलब कंट्रीब्यूटरी, खुद भी कुछ ना कुछ इनको देना पड़ेगा। इनकी इनकम जो है 15,000 से कम होनी चाहिए मंथली, ठीक। और एंट्री एज क्या है कि 18 से 40 साल के बीच में, और 60 साल के बाद जो है इनको मिनिमम जितना कंट्रीब्यूशन करोगे उस हिसाब से है, मिनिमम पेंशन 3,000 रुपये मिलेगी, ठीक है ना। मिनिमम पेंशन जो है 3,000 रुपये मिलेगी। अगर उसका मतलब अगर पति ने करी है तो पत्नी को, अगर पति 60 साल के बाद, उसको 3,000 मिनिमम मिलेगी। मान लो कि पति खत्म हो गया, या पत्नी थी तो मान लो कि पत्नी खत्म हो गई, तो उसका जो भी स्पाउस होगा, स्पाउस बोलते हैं ना, कोई भी हो सकता है, तो स्पाउस को जो है इसका 50% मिलेगा, जो भी मतलब मिनिमम 3,000 मान लो अगर ही था, तो 1,500 रुपये पत्नी को मिलेगा। अब कुछ लोग कहेंगे कि यार एक सर डाउट है कि पत्नी खत्म हो गई तो भैया विनाशकारी आदमी रहन दो, इतना जरूरी नहीं कि सभी खत्म कर दो, सकारात्मक बनो और खूब ढंग से पॉजिटिवली पढ़ो, ठीक है। तो अब इसके बाद जो है, इसलिए यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट जो था वो आपका जो है सही था, थर्ड स्टेटमेंट खाली LIC वाला था, ठीक है ना, समझ में आ गया। अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं 5 पर। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाते हैं। यहाँ पे पीएम केयर वाली फंड वाली स्कीम जो अभी चली है ना, याद कोविड में, वो देखा ना। अब आपको मैंने पहले भी बताया कि आपको यहाँ पे ये चेक करना चाहिए कि इनकरेक्ट पूछा है कि करेक्ट पूछा है। तो इनकरेक्ट पूछा गया है, और ऑप्शन यहाँ पे आपके जो है ABCD दे रखे हैं, ठीक। बताइए आप लोग यहाँ पे कि कौन सा जो है आपका पीएम केयर फंड से रिलेटेड जो है, कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही है। इनकरेक्ट पूछा गया, तो यहाँ पे देखिए जो सेकंड और फिफ्थ स्टेटमेंट है वो गलत है। गलत क्यों है पहले ये बता देता हूँ कि यहाँ पे माइक्रो डोनेशन पीएम केयर फंड जो है एक्सेप्ट करता है, लेकिन 100 रुपये माइक्रो डोनेशन नहीं है, 10 रुपये, मतलब मिनिमम आपको 10 रुपये तो करना ही चाहिए। तो इसलिए फिफ्थ स्टेटमेंट गलत है। और जो सेकंड स्टेटमेंट है इसमें देखिए चेयरमैन कौन है, वो है प्राइम मिनिस्टर, ना फाइनेंस मिनिस्टर जो, और डिफेंस मिनिस्टर और होम मिनिस्टर इसके ट्रस्ट के, मतलब जो पीएम केयर फंड है ये ट्रस्ट के अंदर बनाया गया है, ठीक। ट्रस्ट वो वाला ट्रस्ट नहीं, विश्वास वाला ट्रस्ट नहीं, जो ये वाला ट्रस्ट होता है जिसमें पैसे वैसे डाले जाते हैं, ठीक। तो उस ट्रस्ट के जो है प्रधानमंत्री जो है चेयरमैन है, और आपके डिफेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर इसके मेंबर हैं। साथ ही साथ जो है इट हैज़ बीन सेटअप एज ए पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट की तरह इसको सेटअप किया गया है। और इसका मतलब मेन एम जो है वो यही है कि अभी इंश्योर करें कि स्क्रीनिंग किट, मतलब वही PPE, मास्क, पर्सनल प्रोटेक्शन किट्स और ये मेडिकल इक्विपमेंट लोगों को मुहैया कराई जाएं। और ये जो है, जो आप जो भी फंडिंग करोगे इसके अंदर, ठीक, मैंने भी किया था, आप लोग को भी करना चाहिए, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर भी आएगा। और जो है साथ ही साथ इनकम टैक्स का इसमें एग्जेम्पशन भी है, सेक्शन 80G ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, ठीक है। काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन होगी, इंपॉर्टेंट है ये,
पूछ सकता है पीएम के, क्योंकि कोविड-19 की वजह से आपको मालूम ही है कितना हाहाकार मच चुका है, मच रहा है। और देखिए जब तक वैक्सीन आएगी तब तक जो है आपको खुद ही सेल्फ आइसोलेशन, क्वारंटाइन, यही सारी वैक्सीन की तरह यूज़ करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में यहाँ पे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना से रिलेटेड करेक्ट स्टेटमेंट पूछे गए हैं। कुछ ऑप्शंस यहाँ पे दिए गए हैं, आप लोग को बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। टिकटॉक बैंक, देखिए यहाँ पे जो सही ऑप्शन है वो है आपका डी, मतलब कि कोई भी करेक्ट पूछा गया था, कोई भी जो स्टेटमेंट है यहाँ पे सही नहीं है। देखिए यहाँ पे कोई भी स्टेटमेंट करेक्ट पूछा गया था, और लेकिन यहाँ पे कोई भी स्टेटमेंट सही नहीं है। कौन से, किसके अंतर्गत? प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत। बताता हूँ कैसे। देखिए इसमें जो है आपका ये पहला स्टेटमेंट तो बोला गया है कि पेंशन स्कीम जो दी गई है, सरकारी अस्पतालों और स्वास्थ्य देखभाल केंद्रों में कोविड-19 से लड़ने वाले स्वास्थ्य कर्मचारियों के लिए पेंशन ही है, पेंशन नहीं इंश्योरेंस है भाई। मतलब अभी लड़ें वो, अभी अगर मर जाएं, कुछ हो जाए जैसे कि हो रहा है, तो उनको पेंशन बाद के लिए नहीं, इंश्योरेंस की स्कीम है। और इंश्योरेंस भी अच्छा खासा इंश्योरेंस दिया गया है लोगों को, मतलब जो है 5 लाख रुपए पर फैमिली, ये है आपका इंश्योरेंस। इसका है, एक मिनट सॉरी, 50 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस है, ठीक है ना। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में 50 लाख तक का इंश्योरेंस दिया गया हेल्थ वर्कर्स को। और हेल्थ वर्कर्स जो है ऐसा नहीं सिर्फ डॉक्टर्स, सफाई कर्मचारी, वार्ड बॉय, नर्सेज, आशा वर्कर्स, पैरामेडिक, टेक्नीशियंस, डॉक्टर, स्पेशलिस्ट, सभी लोग को जो है इसमें इंक्लूड किया गया है। काफ़ी कंप्रिहेंसिव इसमें इंश्योरेंस पॉलिसी दी गई है। और साथ ही साथ इसमें गैस सिलेंडर से रिलेटेड जो है फ्री ऑफ कॉस्ट जो है प्रोवाइड किए जाएंगे 8 करोड़ पुअर फैमिलीज़ को, ठीक, गैस, ठीक है ना। तो पहला वाला इसलिए गलत था क्योंकि इंश्योरेंस स्कीम है, दूसरा वाला इसलिए गलत था क्योंकि 6 महीने नहीं 3 महीने की बात हो रही है यहाँ पे सब, ठीक है ना, 3 महीने की बात हो रही है। और यहाँ पे 8 करोड़ पुअर फैमिली को दिया जाएगा गैस सिलेंडर फ्री ऑफ कॉस्ट। ये उज्ज्वला योजना से रिलेटेड नहीं है, ध्यान रखना। ये प्राइम, क्योंकि उज्ज्वला जो योजना थी उसमें तो विमेन को दिया जाता था ना, यहाँ पे 8 करोड़ पुअर फैमिलीज को दिया जा रहा है। इसलिए एक एक स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, सब समझ लेना एकदम, ठीक। वेज अर्नर जिनकी जो है 15,000 से कम है सैलरी या फिर इनकम हर महीने, उनको जो है और किसी ऐसे बिजनेस में काम करते हैं जहाँ पे 100 वर्कर्स का, मतलब ये वेज अर्नर ऑर्गेनाइज सेक्टर के हैं, ठीक, 100 वर्कर्स से कम हैं, वुड बेनिफिट 24% ऑफ देयर मंथली वेजेस इनटू 6 पीएफ इनटू देयर पीएफ अकाउंट्स फॉर द नेक्स्ट 6 नहीं वहीं 3 मंथ। ये क्योंकि वो बार बार 3 मंथ उसमें दे रखा है, तो हो सकता है 3 मंथ को इधर उधर करके पूछे। तो आप लोग ध्यान रखना, यही वो फैक्ट्स होते हैं जो बार बार रिपीट होते हैं लेकिन आप लोग ध्यान नहीं देते हैं और वहाँ पे गलत हो जाते हैं, ठीक। मनरेगा में यहाँ पे जो है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत जो है वेजेस को इंक्रीज किया गया, लेकिन 20% नहीं किया गया है, 20 रुपये किया गया है। 1 अप्रैल 2020 से इसको दिया जाएगा। समझ में आ गया? तो इसीलिए यहाँ पे डी स्टेटमेंट ऑप्शन सही है, क्योंकि कोई भी ऑप्शन स्टेटमेंट सही नहीं था। A to Z सारी चीज़ें आपने यहाँ पढ़ ली। इसमें एक और कंपोनेंट भी है आपका, कुछ और कंपोनेंट भी है, सेल्फ हेल्प ग्रुप वाला कंपोनेंट भी है, और सीनियर सिटीजन, विडोज़ और दिव्यांग वाला भी है, ठीक है ना। ध्यान रखना, ये भी कुछ कंपोनेंट और भी हैं इसमें, ठीक। और जो है आपका कैश ट्रांसफ़र जो है पुअर व्यूमन जो है उनको भी किया गया है इसमें 500 रुपये का। ये 3 और इसमें जोड़े जाएंगे, ठीक। पूरा जो है आपका एक्सप्लेनेशन वाला जो PDF है उसमें सारा कुछ दे दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 जो है आपका, क्वेश्चन नंबर 8 आपका है आयुष्मान भारत से रिलेटेड, ठीक। आप लोग को जो है यहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स पूछे गए हैं, पूरा स्टेटमेंट ढंग से पढ़ना, करेक्ट पूछा गया है। आयुष्मान भारत से रिलेटेड है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। देखिए आपको लग रहा हो कि ये थोड़ा पुराना है, सितंबर 2019 से पहले का है, तो इसके कई सारे रीज़न हैं। एक तो ये है कि अनप्रेडिक्टेबल पब्लिक सर्विस कमीशन इसको करा रहा है, 2-3 साल तक का UPSC सिविल सर्विसेज में पूछता है, इसलिए मैंने ये दिए हैं। और ये आयुष्मान भारत लगातार मतलब किसी ना किसी कारण में न्यूज़ में रहते ज़रूर हैं, ठीक। दूसरी इसलिए, और तीसरा जो रीज़न है 2 से 3 साल तक के ये करंट अफेयर पूछने का, वो ये है क्योंकि जो है आपका लास्ट टाइम जो 2017 में हुआ था EPFO का एनफोर्समेंट ऑफिसर वाला, ठीक। तो हो सकता है भाई उसके बाद पे ये लोग फोकस करें, और वैसे भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वाली स्कीम, ठीक। तो देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्टिव सारे ही सही हैं। डी ऑप्शन होगा कि ये रिड्यूस करेंगे आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर ऑफ पुअर पीपल। ये कहा जाता है इंडिया में कि 80 से 85% जो है जो गरीब जनता है उसका आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर किस में जाता है, मतलब जितनी उसकी सैलरी उससे ऊपर का जो खर्चा है वो किस में जा रहा है,
वो सब मेडिसिन और इन सब में जाता है, हेल्थ के इश्यूज़ की वजह से। फोकस करेगा वेलनेस ऑफ पुअर फैमिलीज, वेलनेस पे फोकस करेगा, ठीक है ना। मेडिकल बेनिफिट दिया जाएगा पुअर फैमिलीज को, और स्टेब्लिश करेगा हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर को नियरेस्ट डिस्टेंस पे। ये प्राइमरी हेल्थ केयर की तरह है जो है। 1.5 लाख इसमें बढ़ाने की बात करी गई है। देखिए जो लोग पेड ग्रुप के मेंबर्स हैं देख रहे हैं, उनको ये बता दिया जाए कि इसमें एक करेक्शन है यहाँ पे एक्सप्लेनेशन वाले में। 10.74 करोड़ फैमिलीज को वहाँ पे लिखा गया है, यहाँ पे सिर्फ 74 लाख लिखा हुआ है। 10.74 करोड़ फैमिलीज को किया गया, तो इसकी वजह से 50 करोड़ आसपास जो है हो जाती है टोटल फैमिलीज, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर चलिए 9 पे चलते हैं अपने। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका पीएम मुद्रा योजना से। ठीक, और भी क्वेश्चन है इसमें, पॉलिटी से, साइंस से, इकोनॉमी से, अभी सारी स्कीम पे फोकस किया जाए क्योंकि ये तो आना ही आना है। ठीक, तो सबसे पहले उसी को निपटा लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का देखिए सही आंसर जो है आपका टिक टॉक बैंक, ए स्टेटमेंट आपका, ए ऑप्शन आपका सही है। पहला स्टेटमेंट सही है, पीएम मुद्रा योजना संबंधित कि ये प्रमोट करता है एंटरप्रेन्योरशिप, नई पीढ़ियों के युवाओं में उद्यमशीलता को बढ़ावा देता है, एकदम सही है। इसमें दूसरा स्टेटमेंट देखिए इनडायरेक्टली पूछा गया, जैसे यूपीएससी पूछता है, आपकी जो समझ बनती है ना उस पर यूपीएससी क्वेश्चन बनाता है। इसमें बोला गया, आप देखिए 3 तरीके के लोन दिए जाते हैं, शिशु, किशोर और तरुण। तो किशोर, जो शिशु है वो 50,000 तक होता है, ठीक है, और आपका जो तरुण होता है वो 50,000 से 5 लाख तक होता है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन समझ में आ रहा है ना, एक एक चीज। और जो तरुण होता है वो होता है 5 लाख से 10 लाख तक के बीच का लोन दिया जाता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन मैंने ये बना के दिया था स्टेटमेंट कि लोन जो दिए जाते हैं तरुण के अंदर वो किशोर कैटेगरी से कम होते हैं, तो यहाँ पे कम नहीं है ना। तो इसको याद करने के तरीका मैं भी आपको बता देता हूँ। अगर शिशु को, तो आपको समझ में आ गया, सबसे शिशु है, छोटा है, 50,000 तक का, ये रेंज भी याद कर लेना। ठीक, तो लेकिन अगर वैसे देखा है तो ABCDEFGHIJK में अगर देखोगे तो के पहले आता है, टी बाद में आता है, तो इसलिए जो है किशोर पहले है, तरुण बाद में है। ठीक, ऐसे भी याद कर सकते हो। तीसरा स्टेटमेंट इसलिए गलत है क्योंकि क्रेडिट कार्ड थोड़ी ना है, एक मुद्रा लोन अकाउंट बनाया गया है हर किसी का, ठीक, जिसमें जो लोग हैं जिनको दिया जाएगा, तो उसमें डेबिट कार्ड की तरह है, जैसे हमारा ATM डेबिट कार्ड होता है ना, पिन डाल के पैसे निकाल लेते हैं। ठीक, वैसे होगा, मतलब जैसे आपको मान लीजिए 6 लाख रुपए दिए गए मुद्रा लोन अकाउंट में, तो 6 लाख में से आपको वर्किंग कैपिटल के लिए आपको जो है, मान लीजिए किसी समय 50,000 रुपये की जरूरत है, तो आपके अकाउंट में 6 लाख तक का जो है पूरा वो है, और आप 50,000 तब उस समय निकाल लो मुद्रा कार्ड से। समझ में आ गई बात। ठीक, क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए पूछा गया है, पोर्टल संतुष्ट, संतोषी नहीं संतुष्ट होगा, ठीक है, हाल ही में शुरू किया गया है। ठीक, वो किससे रिलेटेड है, उसको किसने लॉन्च किया था, ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहा है कि लॉन्च किसने किया था। तो ये 4 ऑप्शन है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। आप बताइए इसमें कौन सा स्टेटमेंट सही है। टिक टॉक बैंक, बी फॉर बैंक और बी फॉर बॉक्स करके ये वाला जो ऑप्शन है आपका, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, ये वाला स्टेटमेंट यहाँ पे सही है ऑप्शन। पोर्टल संतुष्ट को किसने लॉन्च किया, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ने लॉन्च किया है। अब देखिए इसमें आपको ये मालूम होना चाहिए कि ये मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ने किया है, और मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंदर EPFO भी आता है, ठीक, और आपका जो है ESIC भी आता है, यानी कि एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन वाला, ठीक है। तो इन दोनों के ही जो है काम का जो है मॉनिटरिंग, जो भी ग्रीवांसेस लोगों के कुछ भी हैं उन सबको जो है ख़त्म करके संतुष्ट करने के लिए लोगों के लिए पोर्टल संतुष्ट चालू किया है, किसने, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट में। इसमें जो है एड्रेस करेंगे जो पब्लिक सर्विसेज और डिलीवरी उसकी अच्छे से हो, ट्रांसपेरेंसी हो, अकाउंटेबिलिटी हो स्कीम में और पॉलिसी में, आपका ग्राउस रूट लेवल पे, ठीक है। तो ये जो है आपका EPFO से संबंधित है, तो EPFO के एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसी तरीके से एक निर्वीक स्कीम की बात आई है, निर्वीक योजना, वो रिसेंटली न्यूज़ में थी। ये बताइए कौन से स्टेटमेंट इसमें सही होगा। टिक टॉक बैंक, देखिए ये वाला जो है निर्वीक स्कीम, ये एक्सपोर्ट क्रेडिट इंश्योरेंस स्कीम है, ठीक है। मतलब आप लोगों को क्रेडिट एक्सपोर्ट करने के लिए आपने किसी से लोन लेने के लिए आप पहुँचे, ठीक, एक्सपोर्ट करने के लिए लोन आप बैंक के पास गए, मान लीजिए किसी के पास गए आप, ये आप हैं, ठीक है, और जो है
उसमें क्या हुआ, आप बैंक के पास गए कि लोन दे दो, लेकिन बैंक ने कहा क्यों लोन देते हैं भाई एक्सपोर्ट के लिए, तुम कैसे मेरा मतलब पैसा तुम पता नहीं वापस करो ना करो, वैसे ही आजकल एनपीएस बहुत चल रहे हैं, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। तो यहाँ पे एक संस्था है एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन, ठीक है, ऑफ इंडिया। ये कहेगा कोई बात नहीं, तुम इसको पैसे दे दो, बैंक वाले से कहेगा तुम इसको पैसे दे दो जितने मांग रहा है, और जो है 90% जो है 90% आपका प्रीमियम, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों जो है मैं कवर कर दूंगा, तुम इन्हें पैसे दे दो अगर ये नहीं देगा शिपमेंट से पहले या फिर बाद में। ठीक, ऐसे समझ में आ रहा ना, ऐसे क्रिप्टोग्राफिक तरीके से। तो ये जो बैंक कहेगा ठीक है भाई साहब, गवर्नमेंट की संस्था है, उसका भरोसा है कि आप तो नहीं भागो। अच्छा, गवर्नमेंट क्या कर रहा है, ऐसा नहीं कि इसका फेवर कर रहा है, ये चेक करेगा हाँ भाई ये सही एंटिटी है ना, ये सही फर्म इसकी है, काम धाम सब सही कर रही है ना, तभी ये इसको करेगा। ऐसे नहीं है कि मुंह उठा के तुरंत कोई भी चला है उसको गवर्नमेंट सपोर्ट कर देगी। ठीक, तो ए ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा। निर्वीक, निर्वीक जो स्कीम है वो आपका एक्सपोर्ट क्रेडिट से इंश्योरेंस स्कीम है, निर्वीक एक्सपोर्ट क्रेडिट इंश्योरेंस स्कीम है। ठीक, मतलब यहाँ पे मेरा फोकस ये भी है कि आप लोग यहीं से बस खाली ये देख के ही सारा कुछ याद भी हो जाए, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आए तो इसीलिए एक्सप्लेनेशन पूरा जोर है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आए तो आप पूरा इसको ढंग से कर लेना। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, यहाँ पे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट से बोला गया है, आप लोग को अटेम्प्ट करना है। आप यहाँ पे सही ऑप्शन है टिकटॉक बैंक। देखिए बी ऑप्शन जो है वो सही है, यानी कि पहला और दूसरा स्टेटमेंट सही है, तीसरा स्टेटमेंट सही नहीं है। पहले स्टेटमेंट ये है कि वर्ल्ड बैंक इसको पब्लिश करता है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट, बहुत ही ईजी स्टेटमेंट है, बच्चा बच्चा जानता है आज तक आजकल। इंडिया हैज़ रजिस्टर्ड ए कंसिस्टेंट इंक्रीज इन लास्ट फ्यू ईयर, बहुत बिल्कुल सही बात है। पिछले 3 सालों में इंडिया ने 67 रैंक बढ़ा, मतलब कम की है अपनी, और इस समय जो है इंडिया जो है 63rd रैंक पे है इंडिया 2020 की रैंकिंग में, 67 रैंक का इम्प्रूवमेंट किया है। लेकिन प्रेजेंट में कितनी रैंक है इंडिया की, 63। ठीक है, याद रखना, कंफ्यूज मत होना। और इसमें जो है पिछले साल जो है हम लोग 77 थे, इस बार 63 हो गए। ठीक, और तीसरा जो है आप लोग को पता होना चाहिए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो है ये पूरे ऑल मेगा सिटी को नहीं इंक्लूड करता है मेजर करने के लिए, सिर्फ दिल्ली और मुंबई को करता है, दिल्ली और मुंबई को। अब जो है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस ने कहा है कि अब जो है हम लोग कोलकाता और बेंगलोर को भी इंक्लूड करेंगे। ठीक, तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट जब इंडिया की आती है तो इंडिया में सिर्फ दिल्ली और मुंबई ये दोनों ही रहते थे, अब जो है इसको थोड़ा और बढ़ा रहे हैं ताकि एक मतलब होलिस्टिक पिक्चर सामने आ सके कि बिजनेस इन्वायरमेंट कैसा है हमारे देश में। अब ये देखना जहाँ तक है कि अगर बहुत अच्छा काम हो तो ठीक है, नहीं तो रैंक थोड़ी गिरेगी अपनी, ठीक, अगले साल की। ठीक है ना, मैं चाहता नहीं हूँ ऐसा, बट ऐसा होगा एज पर द, अब लोग ज़्यादा जुड़ रहे हैं ना, कोलकाता में थोड़ा देखना पड़ेगा, बेंगलोर तो चलो बहुत अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 13 में आ गए, यहाँ पे जो है स्टेटमेंट जो है आपका दे रखे हैं 4, और लेबर कोड से रिलेटेड है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ने जो है लेबर कोड के ऊपर काम कर रहे हैं। ये 4 लेबर कोड कौन से हैं, किन किन चीज़ों पर रिलेटेड है आपको बताना है। तो यहाँ पे सही ऑप्शन है टिकटॉक बैंक, सही ऑप्शन है सी, यानी कि चारों ही पे जो है लेबर मिनिस्ट्री वर्क कर रही है लेबर कोड बनाने के लिए। लेबर कोड ऑन वेजेस, इंडस्ट्रियल रिलेशन, ईपीएफओ में ये है भी आपके सिलेबस में, सोशल सिक्योरिटी एंड वेलफेयर, और देखिए बाकी जो टॉपिक दे रखे हैं उन पे भी तो पूछ सकता है ना करंट अफेयर में, इसलिए सब कुछ ऐड किया जा रहा है यहाँ पर। लेबर कोड ऑन ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन, ये चारों पर लेबर कोड बना रहा है। इसमें कई सारे एक्ट्स होंगे, जैसे लेबर कोड ऑन वेजेस है, अब इसके अंदर कई सारे एक्ट्स जो हैं आपके इंडिया में, मिनिमम वेज एक्ट है, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट है, पेमेंट ऑफ बोनस है, इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट है 1976 वाला, तो इन सबको जो है आपस में कंबाइन करेगा। इसी तरह इंडस्ट्रियल में भी है, तो चारों ही यहाँ पे हो जाएंगे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 14 जो है आपका मिनिस्ट्री ऑफ लेबर ही, शायद ये क्वेश्चन में है स्टेटमेंट। अच्छा ये बताइए कि यहाँ पे बात हो रही है, करेक्ट आपको बताना है। और कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी जो है अभी चालू हुआ है, अभी ये आया है, लोकसभा में किया था मिनिस्ट्री ऑफ लेबर ने, कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2019। ठीक, तो इससे 2 स्टेटमेंट दे रखे हैं, आप लोगों को बताना है कौन कौन से स्टेटमेंट इसमें सही हैं। तो देखिए दोनों ही स्टेटमेंट इसमें सही हैं। ठीक, दोनों ही स्टेटमेंट सही है, इसलिए सी ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा।
कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी की बात हो रही है। आप लोग जो है, कई लोग यहाँ बोलते रहते हैं कि सर दिख नहीं रहा है, तो आप लोग लैंडस्केप जैसे हॉरिजॉन्टल उसमें जो है अपने फ़ोन को रखिएगा तो आप लोग को अच्छे से दिखेगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो कोड, पहला स्टेटमेंट है, कोड जो है मर्ज करेगा 8 एग्जिस्टिंग लेबर लॉज, जैसे कंपनसेशन एक्ट है, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट है, इन सबको जो है मर्ज करके एक कोड बनाएगा, सोशल कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी। ये जितने भी एक्ट्स हैं सोशल सिक्योरिटी संबंधित है, इन सबको मर्ज करो, ठीक, इजी करो ना ये सब लॉज, इससे चक्कर बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। और जो है इस सोशल सिक्योरिटी में दूसरी चीज़, जो दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे दे रखा है, जो ये बिल लाए हैं मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, वो ये कहता है कि जो सोशल सिक्योरिटी फंड हम लोग एक तो बनाएंगे, ठीक, सोशल सिक्योरिटी फंड हम लोग बनाएंगे, फंड, ठीक, और जो है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से भी पैसा इसमें हम डालेंगे। और ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर के जो वर्कर है ना, ज़्यादातर इनकी सोशल सिक्योरिटी जो है नहीं हुआ। सोशल सिक्योरिटी है क्या, मतलब हाँ, जब नॉर्मल टाइम चल रहा है तब तो सब सर्वाइव कर जाते हैं, जो जो लोग हैं सब किसी न किसी तरीके से चलता रहता है। आप देखो ना आजकल जो आपका, जो लोग डेली वेज वाले हैं, आजकल कोविड जो है नॉर्मल टाइम तो नहीं चल रहा है आजकल, कोविड जो है ऐसी कंटिजेंसी आ गई है कि अब जो लोग डेली वेज थे, जिनको कोई इंश्योरेंस नहीं है, पेंशन नहीं है, कोई भी मतलब उनको सहायता नहीं है, उन लोग माइग्रेंट्स जैसे हो गए आजकल, कितनी प्रॉब्लम हो रही। तो इन जो इस टाइप के जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर वर्कर हैं, इनके लिए भी मेडिकल अलाउंस होना चाहिए, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस होना चाहिए, डेथ, डिसेबिलिटी पेंशन, ये सब का जो है करना चाहिए थ्रू एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के थ्रू। ये भी सोशल सिक्योरिटी कोड के अंतर्गत कहा गया है, ठीक, समझ में आ गया ना। अगर आप लोग को इस पे पूरा जो है डिटेल चाहिए तो बताइएगा, एक वीडियो इस पे बना देंगे। आप लोग कमेंट पे जितना, अगर जो है कम से कम जो है इसमें 100 लाइक आ गए तो जो है इसके ऊपर वीडियो बनाया जाएगा, आपका पूरा डिटेल, जितनी भी आपका जो है ये स्कीम्स हैं इन सब पर, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 15 जो है, मेन फीचर जो श्रम सुविधा पोर्टल की बात हो रही है, श्रम सुविधा पोर्टल जो कि मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एम्प्लॉयमेंट की है, उसके कुछ यहाँ पे जो है स्टेटमेंट दे रखे हैं। तो आपको बताना है इनमें से कौन कौन से जो है मेन फीचर हैं श्रम सुविधा पोर्टल के। तो क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर है टिकटॉक बैंक। देखिए सही ऑप्शन जो है वो आपका सी है। चारों ही जो है इसके ऑब्जेक्टिव हैं, आपका जो है फीचर है, ठीक। एक तो यही है, एक यूनिक लेबर श्रम सुविधा पोर्टल की बात हो रही है, श्रम सुविधा पोर्टल, सुविधा पहुंचानी है श्रम लेबर इन सबको, ठीक है ना। तो यूनिक लेबर आइडेंटिफिकेशन नंबर, अब ये इसको अलाउड कर दिया जाएगा हर किसी लेबर को एक, तो आप उसी को ही वही एक सिंगल है आपका, जैसे आधार की तरह और वहीं जो है किसी भी फर्म में आप जा रहे हो काम करने, फिर उसी पे ही होता रहेगा। इसी पे, इससे ये भी होगा कि आपने कहाँ कहाँ काम किया, वो आपका एक्सपीरियंस में जुड़ता जाएगा, स्किल में भी वो जुड़ेगा, ठीक है ना। काफ़ी अच्छा चीज़ है ये। यूनिट टू फैसिलिटेट ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, ठीक, इससे आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। फाइलिंग ऑफ सेल्फ सर्टिफाइड एंड सिंप्लीफाइड सिंगल, अब ये इंडस्ट्री के लिए है। इसके अंदर जो श्रम सुविधा पोर्टल है, ये तो एम्प्लॉय की बात हो गई, ठीक है, कि आपका जो है लेबर आइडेंटिफिकेशन नंबर, और उसके बाद जो इंडस्ट्री है, जो फर्म है, वो कई सारे उनको जो है पेपर फाइल करने पड़ते थे, अब वो सेल्फ सर्टिफिकेशन भी कर सकते हो, सिंप्लीफाइड सिंगल ऑनलाइन रिटर्न कर लेंगे। फिर जो है कंप्यूटराइज इंस्पेक्शन होगा आपका 72 घंटे के अंदर हो जाया करेगा। पहले क्या था, लेबर इंस्पेक्टर लोग के बैठे हुए हैं कि भैया कुछ दो तभी करेंगे, अब जो है कंप्यूटराइज्ड है और भी 72 घंटे के अंदर होना ही होना है। और इसके बाद चौथा है कि टाइमली एंड इफेक्टिव रिड्रेसल ऑफ ग्रीवेंसेस, शिकायत का समयबद्ध और प्रभावी निवारण किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 पे आ जाते हैं अपने। आप देखिए कुछ साइंस रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चंस भी चालू हो गए हैं। आपको नोवल कोरोना वायरस से रिलेटेड कुछ यहाँ पे स्टेटमेंट दिए गए हैं, आप लोग को बताना है कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही है। टिकटॉक बैंक, देखिए थर्ड ऑप्शन जो आपका है, तीनों ही स्टेटमेंट सही है यहाँ पे, ठीक। इसमें सेकंड स्टेटमेंट में लोगों को डाउट होगा शायद। देखिए पहली बात तो यह है कि डिटेक्ट किया गया था वुहान चाइना में। वुहान कहाँ, कौन से प्रोविंस में पाया जाता है, हेबई प्रोविंस में पाया जाता है, ठीक, ध्यान रखना। ये वाली सीरीज़ है, ये यूपीएससी सिविल सर्विसेज वालों के लिए भी इंपॉर्टेंट है, सही, ठीक है, 2020 का जो होने वाला है प्रीलिम्स, ठीक। हेबई प्रोविंस में पाया जाता है, मैपिंग क्वेश्चन आ सकता है ये। और दे कैन बी ट्रांसमिटेड थ्रू ब्रेस्ट फीडिंग, हाँ ब्रेस्ट फीडिंग के थ्रू भी नोवल कोरोना वायरस फैल सकता है। ब्रेस्ट फीडिंग भी हो गया, प्लेसेंटा भी होता है, जो मदर से मतलब बेबी में भी जा सकता है, आपका जो है एनिमल से ह्यूमंस में भी आ सकता है, ह्यूमन से ह्यूमन भी तो जा ही रहा है, देख ही रहे हो आप, ठीक।
और ये जो है आपको मालूम है कि वही रेस्पिरेटरी इलनेस कॉमन कोल्ड से रिलेटेड, जैसे कि पहले था सार्स और मर्स थे ना, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम और जो है मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम जो पहले आए थे, उन्हीं का ये एक प्रारूप है। और नोवल, इसीलिए आपको नोवल मतलब नया कोरोना वायरस है। कोरोना वायरस ऐसा नहीं कि पहले नहीं था, अब की बार जो आया ये कुछ खतरनाक ही आ गया है। ठीक, कोरोना वायरस जो है पहली बार पता है कब डिटेक्ट किया गया था? 1960 के दशक में। ठीक, अगला क्वेश्चन जो है अरोकोट। अब देखिए पिछली बार जो है ईपीएफओ ने इसरो से रिलेटेड ये नहीं पूछा था कौन सा ये वाला मिसाइल कहाँ गई, कौन सी सैटेलाइट कहाँ गई, उसने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा था। लेवल देखिएगा, स्क्रैम जेट से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा था। स्क्रैम जेट क्या होता है टेक्नोलॉजी, अगर आपने पढ़ी नहीं है तो ये आप बता नहीं सकते हो स्क्रैम जेट क्या होता है, ठीक है ना। मतलब हाइपरसोनिक उसमें जो है सीधे जो एटमॉस्फेयर से एयर को जो है लेता है इंजन के अंदर, उसको स्क्रैम जेट बोलते हैं। ठीक, स्पीड इसमें हाइपरसोनिक चाहिए और डायरेक्टली जो है तभी एयर जो है आप ले सकते हो एटमॉस्फेयर से। अन्यथा क्या है कि आपको ऑक्सीजन भी इसमें जो है सप्लाई करनी पड़ती है, उससे काफ़ी भारी होता है, काफ़ी जो है उसमें, ये उसमें न्यूज़ में था इसलिए पूछा गया है। देखिए ओराकोट जो है आपसे पूछा गया कि इसमें बताइए किससे रिलेटेड, में न्यूज़ में था ये किससे रिलेटेड है। तो यहाँ पे देखिए कौन सा ऑप्शन सही है, टिक टॉक बैंग। देखिए सी वाला ऑप्शन सही है, इट इज़ रिलेटेड टू क्यूपर बेल्ट। क्यूपर बेल्ट क्या होती है, जैसे आपको मालूम है सन है, फिर उसके बाद जो है अर्थ है, फिर जो है बीच में एक आती है ना आपकी एस्ट्रॉयड बेल्ट आती है, फिर ये गैशियस प्लैनेट्स आते हैं। ठीक, फिर जो है आपका यूरेनस के बाद में जो है फिर क्यूपर बेल्ट आ जाती है, जिसमें प्लूटो आप क्योंकि ड्रॉप प्लैनेट हो गए हैं, प्लूटो जो है ड्रॉप प्लैनेट, तो क्यूपर बेल्ट इसमें जो है कुछ लोग कुछ जो है आईसी क्रिस्टल्स वो जो है आपके अरोकोट नाम से रखे गए। इनका नाम पहले जो था, वो था अल्टीमा थूले। अल्टीमा थूले नाम था पहले, अब जो है ये इनको हम लोग एरोकॉट बोल रहे हैं, नाम इनका अरकोट। ठीक, ये इसको जो है क्यूपर बेल्ट को हम जो है थर्ड जोन भी बोलते हैं। पहला जोन तो ये हो गया जो मतलब जैसे धरती वाले जो टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स हैं, ठीक, ये सन है आपका, फिर पहला जोन, फिर गैशियस जो आ गया वो हो गया, बीच में ये एस्ट्रॉयड बेल्ट हो गई, फिर उसके बाद क्यूपर बेल्ट, तो ये थर्ड जोन भी बोला जाता है। नासा का जो एक न्यू होराइजन मिशन था उसके अंतर्गत हबल्स स्पेस टेलीस्कोप से देखा गया था क्यूपर बेल्ट। ठीक, समझ में आ गया, काफ़ी सारी इसमें इन्फॉर्मेशन दे दी। अच्छा एक चीज़ ये बता दूं, क्वेश्चन नंबर 16 में जैसे कोरोना से रिलेटेड था यहाँ पर, ठीक है, तो एक जो है एक मेडिसिन है रेमेडिसिविर करके, ये हो सकता है पूछ ले कि किससे रिलेटेड है, तो कोरोना से रिलेटेड है, ध्यान रखना। ठीक, क्वेश्चन नंबर 18 पे आ जाते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 18 जो है आपके नेशनल पेंशन स्कीम फॉर ट्रेडर, शॉपकीपर एंड सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन से रिलेटेड पूछा जा रहा है। यहाँ पे करेक्ट आपको स्टेटमेंट बताने हैं। देखिए इस स्कीम को प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मानधन योजना भी बोलते हैं हिंदी में। ठीक, ध्यान रखना, नेशनल पेंशन स्कीम ये दोनों सेम हैं। ठीक, कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे ऑप्शन कौन सा इसके सही होगा? देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही है, टिक टॉक बैंक, सी वाला सही है, पहला और दूसरा स्टेटमेंट सही है, थर्ड वाला गलत है। देखिए इट इज़ ए वॉलंटरी और कंट्रीब्यूटरी, देखिए उसी तरीके से है, श्रम योगी मानधन योजना की तरह ही है, वॉलंटरी है, कंट्रीब्यूटरी है, पेंशन स्कीम है। ठीक, इंश्योरेंस स्कीम नहीं, पेंशन स्कीम है। जैसे अगर हिंदी में पूछता है प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मानधन योजना, तो फिर पेंशन समझना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो पेंशन स्कीम है। एनरोलमेंट टू द स्कीम इज डन थ्रू कॉमन सर्विस सेंटर जो होते हैं ना आपके, जो उससे इसके थ्रू आप एनरोलमेंट करा सकते हो। और यहाँ पे थर्ड स्टेटमेंट इसलिए गलत है क्योंकि 18 से 40 साल है। ये मैंने स्टेटमेंट यहाँ पे इसलिए दिया है ताकि आपका ध्यान खींच सकूँ कि 18 से 40 साल होता है, 50 नहीं, 60 नहीं। और नेशनल पेंशन स्कीम जो थी, नेशनल पेंशन सिस्टम जो है उसमें 1865 साल तक का है, ध्यान रखिएगा। और इसमें जो ये बाकी सब सही है कि जो व्यापारी है, लघु व्यापारी, उसका टर्नओवर जो है 1.5 करोड़ से कम नहीं होना चाहिए। और ऐसे लोग को ही मिलेगा जो आपके मेंबर नहीं हैं ईपीएफओ के, ईएसआईसी के, नेशनल पेंशन वही सिस्टम वाले के, और प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के। ठीक है, और या फिर इनकम टैक्स पेयर नहीं, उन्हीं लोग को ये यहाँ पर दिया जाएगा। ठीक, समझ में आ गया ना। और 3,000 का वही मिनिमम एश्योर्ड जो है पेंशन दी जाएगी। क्वेश्चन नंबर 19 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पहले मैंने बता दिया है, ये मत देखिएगा कि कब आया था, हो सकता है क्योंकि 2017 की बात का है, लेकिन इंपॉर्टेंट है क्योंकि न्यूक्लियर वेपन और इन सब पे काफ़ी इधर चल रहा था। ट्रीटी
आपको ये देखना है कि ट्रीटी ऑन प्रोहिबिशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रीटी थी। ये जो है आपका कुछ स्टेटमेंट्स में दे रखे हैं, बताइए कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट पूछा गया है, उस हिसाब से कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे, कौन कौन से स्टेटमेंट सही हैं। तो देखिए टिक टॉक बैंग, देखिए दूसरा और पहला स्टेटमेंट दोनों ही सही हैं, बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, सी ऑप्शन हो जाएगा। ये जो है ट्रीटी ऑन, ये आपका यूएन में ही हुआ था, ठीक आपका। और ट्रीटी ऑन प्रोहिबिशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स, ये प्रोहिबिट करता है एंटायर रेंज ऑफ एक्टिविटी रिलेटेड टू प्रोडक्शन हो, चाहे स्टॉक पाइलिंग हो, इकट्ठा करना हो, और यूज ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स, कुछ नहीं। ये नहीं कि आपके पास जो आ गया है तो आप ये कह रहे हो कि हम, मतलब ये चाहता है कि पूरी तरीके से न्यूक्लियर फ्री वर्ल्ड बनाया जाए। इसीलिए जो है, जो दूसरा स्टेटमेंट है कि जो ऑल ऑफ 9 कंट्रीज पोजेसिंग न्यूक्लियर वेपन्स डिड नॉट साइन द ट्रीटी, इसलिए किया नहीं। अच्छा, 9 कंट्री ऐसे कौन से हैं जो जो मतलब न्यूक्लियर वेपन कंट्रीज, अब देखो 5 तो पता ही है, ठीक, जो P5 परमानेंट मेंबर है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के, ठीक है ना, जैसे कि यूएस हो गया, रशिया हो गया, ठीक, यूके हो गया, चाइना हो गया, फ्रांस, उसके बाद में इंडिया, पाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया। तो ये तो आप लोग को मालूम ही है कि न्यूक्लियर पावर है इन लोगों के पास। ईरान बनना चाह रहा है, और तो उसको तो यहाँ नहीं जोड़ना है। और इसराइल को भी माना जाता है कि भाई उसके पास भी है, लेकिन वो बताता नहीं है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 20 पे आ जाते हैं। देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है, लेकिन इससे रिलेटेड मैं इन्फॉर्मेशन आपको बताऊंगा, क्योंकि हमारा और मेरा फोकस जो है पूरा एक्सप्लेनेशन पे है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जो है कौन पब्लिश करता है, तो देखिए इसमें आपको कौन सा पब्लिश करता है, इसमें बताइए, टिक टॉक बैंग। सी जो है कॉर्नेल यूनिवर्सिटी इन सीड, और यूनाइटेड नेशन की स्पेशलाइज्ड एजेंसी है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। ये मिलकर ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स को करते हैं लॉन्च, पब्लिश करते हैं। लेकिन इस बार थोड़ा सा इंपॉर्टेंट था इंडिया के पर्सपेक्टिव से भी, इसलिए मैंने इसको जोड़ा है कि इसको इंडिया में पहली बार किसी इमर्जिंग का इकोनॉमी ने मिलकर जो है इसको लॉन्च किया है, ठीक है ना। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, किसी इमर्जिंग इकोनॉमी है ना, डेवलपिंग कंट्री है ना इंडिया, तो उसने जो है पहली बार किसी ने ऐसा ही इसको किया गया है। और इंडिया की रैंक जो थी 2019 में वो थी 52, ठीक, 5 रैंक का सुधार हुआ था। और जो है काफ़ी अच्छी सुधार किया गया है हमारी, और जो इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, सर्विस एक्सपोर्ट्स है, इन सब ने हमने अच्छा किया, इनोवेशन किया है काफ़ी, जिसकी वजह से जो है हमारी रैंक इम्प्रूवमेंट हुई है। और जो डिपार्टमेंट ऑफ फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड है, इसने, और जो है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन और कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, इन्होंने मिलकर को होस्ट किया था इवेंट को, जहाँ पे लॉन्च किया गया था क्या, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2019, ठीक है ना, 2019 किया गया था। और इंडिया के साथ एक बहुत अच्छी बात भी है कि इनोवेटिव इकोनॉमी, अगर मोस्ट इनोवेटिव इकोनॉमी इंडिया को कहा जाता है सेंट्रल और सदर्न एशिया के अंतर्गत, ये डिस्टिंक्शन जो इंडिया को 2011 से लगातार मिला हुआ है, ठीक। इतनी सारी इंफॉर्मेशन दे दी, कुछ तो फंसेगा भाई, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं। इमर्सिव टेक्नोलॉजीज, कुछ कुछ की बात करी गई, जैसे वर्चुअल रियलिटी, ऑगमेंटेड रियलिटी। आप लोग को बताना है कौन से स्टेटमेंट में सही है। टिक टॉक बैंग, देखिए इसमें जो है खाली पहला वाला स्टेटमेंट आपका सही है कि वर्चुअल रियलिटी जो होती है वो अब देखिए जो आदमी, उस जो औरत है या कोई भी है, उसके ऊपर क्या है कि कोई एक वो लगा देते हैं, गॉगल टाइप का है उस तरीके से, तो उसको सिर्फ जो उसके अंदर दिख रहा है वर्चुअल वर्ल्ड जो है दिखता है। मतलब ऐसा कर देंगे आपको कि जैसे कि आपको दिखा देंगे आप डायनासोर वाले पार्क में घूम रहे हो, अगल बगल आपके डायनासोर हैं, या फिर आप बहुत ही ऊंची बिल्डिंग पे घूम रहे हो, या बादलों पे चढ़े हुए हो, जो भी वर्चुअल वर्ल्ड में दिखाया जा रहा है वो आपको लगेगा कि वही रियलिटी है। इसको बोलते हैं वर्चुअल रियलिटी, हिंदी साफ सिंपल भाषा में, ठीक है ना। तो मतलब जैसे पहले लोग कहते थे ना भाई जो दिखे वही सच होता है, तो अब वो जो है डिजिटल वर्ल्ड में ये कोई जरूरी नहीं है। ऑगमेंटेड रियलिटी जो होती है, देखिए जो ये डेफिनेशन यहाँ पे दी गई है कि फिजिकल और डिजिटल ऑब्जेक्ट को एग्जिस्ट करते हैं और इंटरेक्ट करते हैं रियल वर्ल्ड में, ये मिक्स्ड रियलिटी जो थर्ड टाइप है उसका डेफिनेशन है। ऑगमेंटेड रियलिटी का अगर आपको बताऊं तो अभी आपने देखा हो कि गूगल ने चालू किया था कि जो है आप सर्च करिए, जैसे लायन को सर्च करिए या स्नेक को सर्च करिए, ठीक, और उसको फिर उसमें आता लिख के कि शो इन 3D ऑफ, तो आपका कैमरा ऑन हो जाएगा और आपका जहाँ पे भी आप बैठे हुए, रूम में बैठे कहीं बैठे तो वहाँ पे ऐसे लाइन किया तो वहाँ पे दिखाया कि शेर वहीं पे आके खड़ा हो गया है सामने, ठीक, उसी रूम में ही है। तो ये इसे कहते हैं कि जो रियलिटी उसको ऑगमेंट कर दिया,
कैमरा ऑन कर दिया और उसमें जो है कुछ ऐसी चीज़ जो है एनिमेटेड, कुछ उसको वहीं कैमरे में आपके जो है लिविंग एरिया में कहीं पे जो है शो करेगा। इसको बोलते हैं ऑगमेंटेड रियलिटी। ठीक, एक पिकाचू गेम भी पहले आता था, वो भी इससे रिलेटेड था। लेकिन मिक्स रियलिटी क्या कहता है? मिक्स रियलिटी में ये कहता है कि भाई अब तुम्हें ये तो तुम कैमरे और इसके थ्रू देख रहे थे ना, मतलब इसके अंदर देख रहे थे और तो मतलब तुम्हें दिख रहा था। अब हम क्या करेंगे कि कैमरा हटा के ऐसा एक गॉगल बना देंगे जो तुम्हारे आंखों के सामने लग जाएगा, जिसमें कैमरा लगा होगा, तो तुम्हें वो भी दिखेगा। ठीक, मतलब इसमें वर्चुअल रियलिटी और उसको दोनों को मिक्स कर दे रहे हैं, ऑगमेंटेड रियलिटी को, और फिर ये चीज बना रहे हैं। ठीक है ना, समझ में आ गया? अरे ये क्या हो गया, एक सेकेंड, एक सेकेंड। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 21 का क्या सही आंसर हो जाएगा? आंसर नंबर ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ बढ़ते हैं। चिंता से मुक्ति ऐप, चिंता से मुक्ति ऐप का जो है यहाँ पूछा कि किसने लॉन्च करी है। तो देखिए ये जो है टिकटॉक बैंक बी वाला जो ऑप्शन है, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंतर्गत आता है, उन्होंने लॉन्च करी है। और ये मतलब यही है कि जो लोग भी हैं इसके अंतर्गत, उनको ये पता चल सके कि क्या कंट्रीब्यूशन की डिटेल है, एलिजिबिलिटी उनकी बेनिफिट की है कि नहीं है, क्लेम स्टेटस को ये करना है। इंश्योरेंस है ना, किसी को अगर जरूरत पड़े तो उसको जो है वो इस ऐप के थ्रू जो है देख सकता है, मतलब उसको फिर चिंता नहीं रहेगी, और उस चिंता मुक्ति दिला रहा है ऐप। इसलिए जो है एम्प्लॉय जो है स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के अंतर्गत, जिनको चिंता है कि उनको जो है मिलेगा हेल्थ का बेनिफिट या नहीं मिलेगा या कहाँ पहुंचा है, उसको अपना इस ऐप के थ्रू देख सकता है। ठीक, समझ में आ गया? अगला क्वेश्चन नंबर है 23। क्वेश्चन नंबर 23 में अप्सरा रिएक्टर के बारे में पूछा गया है। आप लोग के बताने कौन कौन से स्टेटमेंट इसमें सही है। तो देखिए दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। ठीक है ना, इसमें देखिए ये पहला फर्स्ट रिसर्च रिएक्टर था पूरे एशिया में, बहुत बड़ी बात है, 1956 में डाला गया था ये न्यूक्लियर रिएक्टर। जो अपना वो होमी भाभा जी जो थे, जिन्होंने अपना न्यूक्लियर 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम चालू किया है ना, जो चल रहा है, जिसमें हम चाहते हैं कि हम थोरियम का यूज़ करें, जो हमारे यहाँ काफ़ी अच्छे तरीके से है, थोरियम का यूज़ करते हुए जो है न्यूक्लियर एनर्जी बनाएं। ठीक है, तो उसके लिए 1956 में से ही चालू कर दिया गया था ये। और अप्सरा अपग्रेडेड एक नया, अब 60 साल इसने काम किया, उसके बाद कुछ अपग्रेडेशन किया गया, स्विमिंग पूल में ऐसे करके रख के बनाया गया है। अप्सरा अपग्रेडेड इज एन इंडिजिनियसली, हमने खुद ही बनाया है, रिएक्टर ऑफ हायर कैपेसिटी देन दैट विल प्रोड्यूस रेडियो आइसोटोप फॉर मेडिकल एप्लीकेशंस। ठीक है, तो ये दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे सही हो जाएंगे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 24 में पूछा गया कि देखिए सबका विश्वास विश्वास जो स्कीम है, जैसे बोलते हैं ना सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास, तो वहाँ से रिलेटेड नहीं है, यहाँ पे एक अलग चीज़ है, इसलिए कंफ्यूजिंग हो सकता है, इसलिए जो है मैंने दिया है पहला स्टेटमेंट भी उसी हिसाब से दिया कि माइनॉरिटीज़ से रिलेटेड है, ऐसा नहीं है। ठीक है ना, क्योंकि मोदी जी ने बोला था तब ये उसी को डिनोट कर रहे थे। तो देखिए यहाँ पे टिकटॉक बी, ये बी ऑप्शन जो है आपका सही होगा, टिकटॉक बी। वाह, ठीक। तो सबका विश्वास जो स्कीम है 2019 वाली बजट में रिलेट हुई थी, ये क्या है आपकी कि जो भी आपके टैक्स रिलेटेड डिस्प्यूट चल रहे हैं, जैसे जीएसटी के आने से पहले सर्विस टैक्स था, सेंट्रल एक्साइज एक्ट के अंतर्गत जो था, उसमें कुछ जो डिस्प्यूट है उनको रिजॉल्व करना चाहते हैं। ठीक है, सिंपल सीधी बात, डिस्प्यूट का रिजॉल्व करना है, और एमनेस्टी स्कीम है, और उसके बाद मतलब जैसे जो भी डिस्प्यूट है अब उसको जो है रिजॉल्व करने की एमनेस्टी की भी बात की गई है कि भाई ये है कि अपॉर्चुनिटी दी जाएगी टैक्स पेयर को कि तुम भाई जो भी टैक्स वैक्स तुम्हारा बचा हुआ है वो दे दो एक बार, और फ्री हो जाओ, कोई भी कॉन्सिक्वेंसेस तुम्हारे खिलाफ नहीं किए जाएंगे। ठीक है ना, जो और जो है सिंपली तुम अपना आगे काम धंधा करो। ठीक, क्वेश्चन नंबर 25 में यहाँ पे जो है आपका प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम से रिलेटेड बात की जा रही है, करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है। ठीक, यही मैं कह रहा था कि आपको ध्यान रखना है कि रोजगार प्रोत्साहन योजना और प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम ये अलग अलग हैं। यहाँ पे स्टेटमेंट कौन कौन से सही हैं आप लोग को ये बताना है। तो देखिए यहाँ पे टिकटॉक बी, यहाँ पे जो स्टेटमेंट है वो सिर्फ और सिर्फ सेकंड वाला सही है, पहला और तीसरा गलत है, सॉरी। तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। तो पहली चीज़ तो यहाँ पे स्टेटमेंट पहला गलत क्यों है, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ लेबर में नहीं आता है कि ये जो प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम है, इसमें क्या है, क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी प्रोग्राम है। ठीक, क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी प्रोग्राम है मिनिस्ट्री ऑफ ये मीडियम माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस वाली जो मिनिस्ट्री है, एमएसएमई वाली, उसने लॉन्च किया है। हाँ, सेकंड स्टेटमेंट सही है कि खादी एंड विलेज इंडस्ट्री जो है आपकी इंडस्ट्रीज कमीशन, ये इसको नोडल एजेंसी है।
और तीसरा स्टेटमेंट यह है कि द स्कीम इज एम्ड, ये करती, तीसरा स्टेटमेंट गलत क्यों है ये बताना चाह रहा हूँ यहाँ पे। तीसरा स्टेटमेंट गलत ये इसलिए है कि जो आपका स्कीम इज एम्ड एट जनरेटिंग जो है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी थ्रू एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मीडियम, नहीं माइक्रो होगा, मीडियो नहीं माइक्रो वाले इंटरप्राइजेस के लिए है, ठीक है ना। तो इन द नॉन फॉर्म सेक्टर, एक ही चीज ध्यान रखना है, नॉन फॉर्म बोल रहा है, अगर वहां पे क्वेश्चन बोल दे कि एग्रीकल्चर भी होगा, नहीं होगा। बाय हेल्पिंग ट्रेडिशनल आर्टिजन एंड एम्प्लॉयमेंट रूट यूथ इन रूरल एज वेल एज जो है आपका अर्बन एरियाज, दोनों में ही है, ठीक है ना। तो ये इस तरीके से आपको एक एक चीज को ध्यान रखना चाहिए। अब देखिए ये वाला अगले क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। यहाँ पे पूछा गया 5G नेटवर्क से। अब ये काफ़ी न्यूज़ में रहता ही है, आप लोग ये बता रहे हैं कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही होगा, कौन सा ऑप्शन। तो 5G से रिलेटेड नेटवर्क का जो है उस रिलेटेड कुछ यहाँ पे स्टेटमेंट दे रखे हैं। टिकटॉक बैंक, देखिए क्वेश्चन नंबर 26 का जो है बी ऑप्शन आपका सही होगा। पहला स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि ये 6 से 7 मेगाबिट पर सेकंड की स्पीड 5G में नहीं आती, ये 4G की बता रहा है यहाँ पे। 5G में आती है 2 से लेकर 20 गीगाबिट पर सेकंड की स्पीड आती है, ठीक। 2 से लेकर 20 गीगाबिट के लिए होती है, ये 4G की दे रखी थी यहाँ पे, बहुत ज़्यादा स्पीड है 5G की, ठीक। और ये इंटरनेट ऑफ थिंग्स की जो है, मतलब जैसे कुछ भी है आप उठे तो आपका जो है इंटरनेट ऑफ थिंग्स, सारी चीज़ जो मशीन है वो सब इंटरनेट से लिंक्ड हैं। और तो जैसे आप उठे, आपने अपना अलार्म बंद किया तो पता चला कि वो पानी गर्म होने के लिए लग गया, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें जो है इंटरनेट से खुद ही अपने आप चालू हो जाती हैं ऑटो। और एजी पॉल रॉज, ये जो एजे पॉल रॉज जो हैं, इन्होंने रोड मैप बताया था 5G का एडॉप्शन के लिए। ये एक चेयरमैन, एक कमेटी बनाई गई थी। तो हो सकता है पूछ ले कि बताइए कि एजी पॉल रॉज या फिर 5G नेटवर्क से रिलेटेड जो है कौन सा कमेटी बनाई गई थी, उसके अध्यक्ष कौन थे, ठीक। क्वेश्चन नंबर 27 पे आ गए। सफूर्ती स्कीम की बात करी गई है, आप लोग ये बताना है कि ये किससे रिलेटेड है, ठीक है ना। सफूर्ती स्कीम, देखिए सफूर्ती स्कीम के लिए जाने के लिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है सी सही है कि रीजनरेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज। जो सफूर्ती स्कीम है उसका फुल फॉर्म है स्कीम ऑफ फंड फॉर रीजनरेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्री। ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज जो है आपकी वही आर्टिजन वाली, जैसे जो हथकरघा और ये सब जो है कारीगरों वाली पारंपरिक उद्योग जो है, इनकी मार्केटिंग क्षमता को बढ़ाना और उनको बेहतर कौशल देना या फिर स्किल देना, ठीक। ये सब करने के लिए सफूर्ती स्कीम चलाई गई है। अच्छा, आप लोगों को बताना है किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत है, कॉलम कमेंट करके आप लोग प्लीज बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 28 पे आ जाते हैं। यहाँ पे जो है कुछ पॉलिटिक्स रिलेटेड वाला है और यहाँ पे इनकरेक्ट पूछा गया है। आप लोग जो है देखिए, स्टेटमेंट पढ़िए, ठीक। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स रिलेटेड यहाँ पे 5 स्टेटमेंट दे रखे हैं, आप लोग को बताना है कौन कौन से जो है इसमें से गलत है। देखिए टिकटॉक बैंक, इसमें जो है 5वां स्टेटमेंट सही है, बाकी 1 2 3 4 गलत है, इसलिए ऑप्शन नंबर जो है आपका यहाँ पे सी हो जाएगा सही, ठीक। 5 जो 1 2 3 4 जो है स्टेटमेंट गलत है, पहले वो समझ लेते हैं। देखिए जो 100 है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था, वो बांग्लादेश से हमने एनक्लेव्स एक्सचेंज किए थे, उससे रिलेटेड है, ठीक। जो 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है वो आपका जो है जो जीएसटी लाया गया था वो उससे रिलेटेड है, जीएसटी से रिलेटेड है। 102 जो है वो आपका जो है नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस के लिए से रिलेटेड है, ठीक। 103 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है वो आपका इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का जो 10% का रिजर्वेशन दिया गया उससे रिलेटेड है। और लेटेस्ट जो है 104 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है वो एससी और एसटी का लोकसभा में या फिर लेजिस्लेटिव बॉडीज़ में जो आपकी स्टेट वाली हैं उनमें जो है रिजर्वेशन बढ़ाने से संबंधित है, ठीक। 10 साल और बढ़ा दिया गया, लेकिन एंग्लो इंडियंस का नहीं बढ़ा गया है, ध्यान रखिएगा, ठीक। तो इस तरीके से सी ऑप्शन हो गया 28 का। क्वेश्चन नंबर 29 में देखिए यहाँ पे पूछा गया कि इंडिया को मिला है अभी इंडिया गेट्स फर्स्ट विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम रिसेंटली बाई, किसने बोला है ये, किसने विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम को लाया है इंडिया में? सुप्रीम कोर्ट ने लाया है। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जब तक पार्लियामेंट जो है इस पे लॉ नहीं बना रहा है तब तक जो है आप इसको फॉलो करिए सारे स्टेट को, ये कहा गया है। क्योंकि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम मलिमत कमेटी एक बनाई गई थी,
ठीक, लॉ कमीशन ने भी 2006 में भी बोला था कि विटनेस जो, अरे विटनेस होते हैं ना जिनको खतरा हो जाता है, कई सारी पिक्चरों में आपने देखा होगा कि विटनेस को जो है पुलिस प्रोटेक्शन दी जा रही है या फिर उसको मार दिया गया या फिर कुछ हुआ, तो विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम जो है सुप्रीम कोर्ट ने, क्योंकि इस पर कोई लॉ नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने बना, और जब तक पार्लियामेंट नहीं बनाती जो भी उन्होंने गाइडलाइंस दी हैं उसी हिसाब से होगा। इसी को लोग जो है जुडिशियल एक्टिविज्म भी बोलते हैं। ध्यान रखिएगा जो जो मैं वर्ड बोलता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। जुडिशियल एक्टिविज्म बोलते हैं, और ये एक्टिविज्म इसको इसलिए करना पड़ा सुप्रीम कोर्ट का क्योंकि इसकी ज़रूरत थी, पब्लिक की मतलब नीड थी, और इस पे पार्लियामेंट ने जो है अभी तक सो रही है, कुछ बनाया नहीं है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 30 पे आ जाते हैं। समाधान पोर्टल रिसेंटली न्यूज़ में था। ये देखिए, ये मैंने वाला इसलिए भी दिया है, पहले आपको बता दूं, समाधान स्ट्रेटजी जब पूछे बोलेगा तो स्ट्रेटजी आपकी जो है वो नक्सल से निपटने की है, लेकिन जब पोर्टल बोल रहा है तो ये आपका किससे रिलेटेड है? ये आपका रिलेटेड है सॉल्विंग इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट से। ठीक है ना, सॉल्विंग इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट से। देख रहे हो कितने आस पड़ोस की चीज़ें हैं, कंफ्यूज नहीं होना, इसलिए सारे आपको यहाँ पे दिए जा रहे हैं ताकि आप अच्छे से कर लो। ठीक, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट की बात हो रही, तो अब इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट से रिलेटेड बात है। डिस्प्यूट किसके के बीच में हो सकता है? एम्प्लॉई, एम्प्लॉयर जो नौकरी देता है, एम्प्लॉय जो वर्क करता है, मतलब वर्कर्स और इन सब का, और गवर्नमेंट, इन तीनों के बीच में रिलेशन होती है ना इंडस्ट्रियल रिलेशन में, ये पढ़ा होगा आप लोगों ने। ठीक, इन तीनों को मिला के बनता है ये सॉल्विंग इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। समाधान पोर्टल के अंतर्गत है ये, और ये समाधान पोर्टल जो है आपका, इसका फुल फॉर्म होता है सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन फॉर मॉनिटरिंग एंड डिस्पोजल हैंडलिंग ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। ठीक है ना, और उसके अंदर जो है आपका सेंट्रल गवर्नमेंट के इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल और ऑफिस ऑफ चीफ लेबर कमिश्नर, ये सब लोग मिलकर रिजॉल्व कराते हैं डिस्प्यूट को। ठीक, और इसको जो है पायलट बेसिस पे जो है वर्कर जो आपके छत्तीसगढ़, दिल्ली, कर्नाटक, राजस्थान, उड़ीसा के लिए लॉन्च किया गया है। ठीक है ना, ये सारी चीज़ें हैं, यूनियन गवर्नमेंट ने इसको लॉन्च किया है। कौन से मिनिस्ट्री के अंतर्गत लॉन्च हुआ है ये बताइए आप लोग। देखिए, आपको चेक करना है कि किस मिनिस्ट्री के अंदर लॉन्च किया, तो आप समाधान पोर्टल लिखना, फिर लिखा करो PIB, तो उसमें जो रिलेटेड इसमें न्यूज़ आई होगी ना, उसमें वो सबसे ऊपर ही लिखा होता है कि किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत ये चीज़ बनाई गई है। क्वेश्चन नंबर 31 में देखिए, यहाँ पूछा गया कि जो नया जो आया इंडिया में 25th हमें अब हाई कोर्ट हो चुके हैं, तो जो न्यू हाई कोर्ट अभी रिसेंटली बनाया गया वो किसको मिला है? आंध्र प्रदेश को मिला है। आप लोग को ये कमेंट बॉक्स में बताना है कि जो है ये हाई कोर्ट, नया हाई कोर्ट बनाने के लिए क्या हमें पार्लियामेंट की लॉ की जरूरत पड़ती है कि प्रेसिडेंट के ऑर्डर से ही हो जाता है, ये आप लोग बताना है। और जो आंध्र प्रदेश को मिला है वो, उसमें क्या एक पेज था, क्या सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बना दो? ठीक है ना, ये कमेंट में आप लोग को थोड़ा सा रिसर्च करके बताना पड़ेगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 32 में भारत नेट प्रोजेक्ट की बात हो रही है। अब देखिए, साइंस के सारे इंपॉर्टेंट बात हो रही है, और ये वाले जो टॉपिक है ना, भारत नेट प्रोजेक्ट, मतलब ये पूरे हिंदुस्तान में मतलब ब्रॉडबैंड पहुंचाने की बात हो रही है, इसलिए इंपॉर्टेंट है ये चीज़ें। ठीक, इसीलिए मैंने आप यहाँ लिए हैं वाले क्वेश्चन। तो आप लोग बताना है इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट है। टिकटॉक बैंक, कौन सा क्वेश्चन सही है? ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर बी सही है, सिर्फ सेकंड स्टेटमेंट सही है कि जो भारत नेट प्रोजेक्ट चल रहा है उसकी जो फंडिंग है वो यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड के अंतर्गत की जा रही है। यहाँ पे जो पहला स्टेटमेंट है कि एम करता है कि प्रोवाइड अफोर्डेबल ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी दी जाए टू ऑल रूरल हाउस होल्ड्स। नहीं, ऑल रूरल नहीं है, बल्कि ऑल ग्राम पंचायत है। ऑल ग्राम पंचायत, मतलब हर घर में थोड़ा ना जाकर ब्रॉडबैंड लगा देंगे, ठीक है ना, वो ग्राम पंचायत में लगा देंगे, जहाँ पर जैसे सामुदायिक केंद्र या इस टाइप का कुछ होगा वहाँ पे ये लग जाएगा। ठीक है, वहाँ से फिर जिसको इसको लेना है वो अपना लेगा। 2.5 लाख करीबन जो है ग्राम पंचायत के यहाँ पे बात की जा रही है। तो पहला स्टेटमेंट इसलिए गलत हो गया। थर्ड स्टेटमेंट इसलिए गलत है क्योंकि भारत संचार निगम BSNL तो वैसे ही अब वो होने वाली है, वो मतलब जो ऑप्टिकल फाइबर बिछाया जा रहा है इसके अंतर्गत, भारत नेट प्रोजेक्ट के अंतर्गत, उसका जिम्मा जो है BSNL नहीं कर रहा है, बल्कि भारत ब्रॉडबैंड निगम नेटवर्क लिमिटेड कर रहा है। भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड कर रहा है, ध्यान रखना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आ गया 33। इसमें देखिए नैनो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कुछ यहाँ पे स्टेटमेंट दिए गए, आप लोग बताना है कौन कौन से स्टेटमेंट इसमें सही है। तो आप लोग बताना है टिकटॉक बैंक। देखिए, सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पे सही है, पहला स्टेटमेंट इसलिए सही नहीं है क्योंकि ये जो है इट इन्वॉल्व साइंस एंड इंजीनियरिंग, बहुत छोटे छोटे कण इसके होते हैं, बहुत छोटे छोटे। ठीक है ना, नैनो टेक्नोलॉजी यही है कि नैनो साइज में, मतलब रेंज क्या है 1 से लेके 100 नैनोमीटर। ठीक है ना, 100 है, 10 नहीं होगा यहाँ पे। ठीक, ये इट इन्वॉल्व साइंस एंड इंजीनियरिंग ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन द रेंज ऑफ 1 to 100 नैनोमीटर, इससे भी छोटे होते हैं। ठीक है,
तो और दूसरा ये कह रहा है कि जो एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोप होते हैं ये यूज़ किए जाते हैं जनरेट करने के लिए इमेजेस ऑफ नैनो स्केल डिटेल्स ऑन फिजिकल सरफेस। किसी भी कपड़े पे कहीं पे भी जो है अगर आपको करना है तो ये वाला एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोप लगाना पड़ेगा, इसलिए सेकंड स्टेटमेंट सही है। क्वेश्चन नंबर 34 में जो है यहाँ पे अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना, मैं आपको बोल रहा हूँ ना कोई भी स्कीम आपकी बचेगी नहीं, पूरा देख लेना। ये वाली सीरीज़ ही आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं तो कह रहा हूँ ये वाला पर्टिकुलर वीडियो भी बहुत ज़्यादा आपकी जो है स्कीम एक दो तो कवर करा ही देगा और वहाँ करा देगा। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही है? टिक टॉक बैंक। देखिए जो ऑप्शन यहाँ पे सही वाला पूछा गया है ना, करेक्ट। हाँ देखिए सेकंड स्टेटमेंट सही है आपका, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। ये एक अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस है। जो लोग अनएम्प्लॉयड हो गए हैं तो उनको जो है कुछ यहाँ पे दिया जाता है, 25% एक्सटेंट तक दिया जाता है, जो भी उनकी अर्निंग रही होती है एवरेज पर डे प्रीवियस 4 कंट्रीब्यूटिंग पीरियड में, जो कि मैक्सिमम 90 दिनों के अंतर्गत जो है अनएम्प्लॉयमेंट के लिए दिया जाता है। वंस इन लाइफ टाइम ऑफ आईपी इंश्योर्ड पर्सन को एक बार दिया था, लेकिन अनएम्प्लॉयड पर्सन को जो है एक का इंश्योरेंस है अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड। ठीक, कभी अनएम्प्लॉयमेंट होगा तो आपको इंश्योरेंस है तो आपको जो है दिया जाएगा, सिंपल सी बात है ये। और इसकी जो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है वो एम्प्लॉय प्रोविडेंट ईपीएफओ नहीं है बल्कि ईएसआईसी है। ठीक है, ईएसआईसी है। इसी से था ना भी चिंता से मुक्ति था ना, तो देख रहे हो अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्लेम कर पाओगे नहीं कर पाओगे। तो ये जो है अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस की बात हो रही है। अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस जो होता है वो आपको किसमें मिलता है? मनरेगा मिलता है, ध्यान रखना। ठीक, तो ये चिंता मुक्ति में आप ये भी चेक कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 35 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 में बोला गया है कि क्रीमी लेयर कॉन्सेप्ट जो है आपका, अच्छा ये रिजर्वेशन से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट यहाँ दिया गया है, करेक्ट आपको बताना है। सही बताइए कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे सही होगा? ऑप्शन टिक टॉक बैंक। देखिए सेकंड स्टेटमेंट गलत है, फर्स्ट एंड थर्ड सही है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी का मतलब ये होता है कि एलिवेशन टू ए सीनियर पोजीशन। ठीक, कॉन्सिक्वेंशियल सर्कमस्टांसेस के हिसाब से, नॉट थ्रू नॉर्मल रूल। नॉर्मल रूल तो ये होता है कि भाई जितना सॉरी जितना लोग जो है सीनियर होते जा रहे हैं, कितने साल नौकरी कर ली, उस हिसाब से उनको सीनियरिटी के हिसाब से मिलना चाहिए प्रमोशन। ठीक, लेकिन क्या हो रहा है कि अब लेकिन हो क्या रहा है कि सर्कमस्टांसेस के ऊपर है, मतलब कि जब रिप्रेजेंटेशन ये कह रहे हैं कि हमारा जो है मतलब सब लोग जो है जनरल कैटेगरी के ही भरे हुए हैं, हमारे SC ST OBC वाले नहीं हैं, तो फिर आपको कॉन्सिक्वेंशियल उस पर दिया जा सकता है सीनियरिटी पे। ठीक, रिजर्वेशन दिया जाना चाहिए। ठीक, ऐसा बोलते हैं। और या फिर जो है वैकेंसी ज़्यादा हो गई है ठीक किसी पर्टिकुलर कम्युनिटीज़ की, तो भी आपको ये सब सर्कमस्टांसेस जिस पे जो है कंसिक्वेंशियल सीनियरिटी, जैसे एक लेवल ये है एक लेवल ये है। अब यहाँ पे कोई सारी सीटें खाली हैं SC ST OBC से, तो उनको जो है प्रमोट कर दिया जाए, यहाँ से उठा के यहाँ दे दो। ठीक, तो स्टेटमेंट सेकंड इसलिए है क्योंकि करंटली क्रीमी लेयर क्राइटेरिया जो है वो OBC में SC ST में नहीं है, जिस पे डिबेट चल रही थी, इसी वाला स्टेटमेंट लिया गया है। SC ST में अभी जो है क्रीमी लेयर का क्राइटेरिया नहीं, OBC में है। और OBC में भी क्रीमी लेयर का क्राइटेरिया कौन लाया, कौन से केस के बाद आया था? इंदिरा सोहाने केस 1992 के बाद से आया था। ठीक, क्वेश्चन नंबर 36 पे आ जाते हैं। देखिए यहाँ पे एक उमंग ऐप है, ये ऐप पहले लॉन्च हुई है, मतलब अभी की नहीं है, लेकिन ये जो है न्यूज़ में बहुत रहती है। ठीक, 2017 में लॉन्च हुई थी ये। और इस ऐप का फुल फॉर्म जो होता है वो होता है यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन, ठीक, फॉर न्यू एज गवर्नेंस। तो यहाँ पे आपको लोग को बताना है, पढ़िए टिक टॉक बैंक पे कौन सा स्टेटमेंट सही है, ऑप्शन सही है, पहला ऑप्शन सही है। दूसरा ऑप्शन इसलिए से नहीं क्योंकि इसमें लिखा हुआ ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विसेज आर लिस्टेड ऑन दिस मोबाइल, नहीं, सेंट्रल और स्टेट दोनों है। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि इस पे जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑल इन वन यूनिफाइड, एक मतलब मोबाइल एप्लीकेशन है। ठीक, उसके अंदर जो है सेंटर की स्टेट की कई सारी मोबाइल एप्लीकेशन है, वो इसी के अंदर आपको लिंक मिल जाएगा, सीधी सी बात ये है। ठीक है ना, तो ये है। अभी ये न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि IMD जो है, जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है उसने कई सारी उमंग एप्लीकेशन पे अपनी जो है चीज़ें डाली, जैसे करंट का वेदर क्या चल रहा है, ठीक, रेनफॉल इन्फॉर्मेशन, टूरिज्म फॉर इन्फॉर्मेशन, ये सब डालने की बात की गई है। क्वेश्चन नंबर 37 जो है आपका यहाँ पे पूछा गया है, पॉलिटी से रिलेटेड है, न्यूज़ में था राइट टू प्रॉपर्टी, उससे रिलेटेड यहाँ पे, इसलिए मैंने वाला क्वेश्चन दिया है आप लोग को। बताइए कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे, कौन सा ऑप्शन सही है? टिक टॉक बैंक। देखिए सिर्फ पहला स्टेटमेंट सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। राइट टू प्रॉपर्टी जो है
पहले था ये फंडामेंटल राइट में जब कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया में आया, ठीक। लेकिन जो है आपका जो है 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ, उसके बाद से इसको उठा के, अच्छा पहले क्या था, ये आर्टिकल नंबर 31 में था, फिर इसको उठा के जो है अब जब 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया तो इसको उठा के 300A आर्टिकल बना दिया गया। तो अब ये फंडामेंटल राइट नहीं रहा, ये क्या हो गया, ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट तो है लेकिन फंडामेंटल राइट नहीं है, राइट टू प्रॉपर्टी। अभी जो है तो ये दूसरा स्टेटमेंट गलत हो गया, ठीक। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है जैसे मैंने बताया। और तीसरा स्टेटमेंट क्या है कि राइट टू प्रॉपर्टी सपोर्टेड बाई डॉक्ट्रिन ऑफ एडवर्स पोजीशन, नहीं 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 नहीं। तो ये चीज़ भी जो है लोगों को नहीं समझ में आती है, बताता हूँ। तो देखिए जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, अब एक अभी हिमाचल प्रदेश में एक केस था कि सरकार ने वहाँ पे क्या किया कि कुछ बहुत सालों से 42 सालों से कोई ज़मीन मान लीजिए रखी हुई थी, एक पर्टिकुलर लैंड थी, यहाँ पे जो है कब्जे में थी सरकार के। अब ये डॉक्ट्रिन ऑफ एडवर्स पोजीशन जो है ये कहता है कि 12 साल तक मान लीजिए आपने किसी ज़मीन पे जो है कब्जा किए रहे आप, ठीक। और जिसके पास ये मतलब आपकी ज़मीन नहीं थी, कब्जा किया आपने, ठीक। और जिसकी ज़मीन थी उसने कभी इस पर विरोध नहीं किया कि भाई ये ज़मीन छोड़ दो, ये मतलब कोई भी जाके उसने कभी भी कोई लीगल रिकोर्स नहीं किया, मतलब वो करता अदालत जाता, कुछ नहीं, लॉ के हिसाब से नहीं किया। तो क्या है कि इस आदमी की ये हो जाएगी ये ज़मीन। तभी पिक्चर में देखते हैं ना, ज़मीन हड़प ली, ये कर लिया, वो कर लिया। तो इसको बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ एडवर्स पोजीशन। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी अयोध्या डिस्प्यूट में भी इस चीज़ से रिलेटेड बात हुई थी और हिमाचल प्रदेश वाले केस में भी इससे रिलेटेड बात हुई है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तुम 42 सालों से तुमने जो है ये इस पर वो कर रखा था, तो और तुम ये कह रहे हो कि डॉक्ट्रिन ऑफ एडवर्स पोजीशन के अंतर्गत जो है हम इसको ले लेंगे, तो ऐसा नहीं है। क्योंकि राइट टू प्रॉपर्टी जो है इसी केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एक ह्यूमन राइट भी है। अगर ह्यूमन राइट बोल दे तो कंफ्यूज मत होना, फंडामेंटल अगर ह्यूमन राइट लिखा हो, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट लिखा हो, दोनों होंगे, लेकिन फंडामेंटल राइट नहीं होगा, ध्यान रखना, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि एक ह्यूमन राइट भी है, इसलिए तुम उनकी जो है ज़मीन जो है नहीं हड़प सकते हो, सरकार हो तुम, ठीक है। तो ये भले ही तुम एडवर्स पोजीशन का वो दे रहे हो लेकिन नहीं कर सकते हो, ठीक। डॉक्ट्रिन ऑफ एडवर्स पोजीशन समझ में आ गया ना। अब क्वेश्चन नंबर 38 पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 में ये बोला गया है, पूछ रहा है कि उम्मीद इनिशिएटिव एक आया है, न्यूज़ में था अभी रिसेंटली, ये बताइए किससे रिलेटेड है, ठीक। तो इसके लिए टिक टॉक बैंग, इसमें सी ऑप्शन जो है वो आपका सही है, टू टैकल इनहेरिटेड जेनेटिक डिजीजेज ऑफ न्यू बॉर्न बेबीज। अब कई सारी जेनेटिक डिजीजेज हो जाती हैं जो कि मतलब विरासत में मिल जाती है, इनहेरिटेड होती हैं, हमारे माता पिता और ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर से पे आ जाती हैं न्यू बॉर्न बेबीज़ के अंतर्गत। जैसे कि कुछ एग्जांपल है, डाउन सिंड्रोम है, थैलेसेमिया है, ठीक, हीमोफीलिया है, सिकल सेल एनीमिया है, ये सब जो इनहेरिटेड जेनेटिक डिसीजेज हैं, जीन्स की वजह से ट्रांसफ़र होती रहती हैं अगली जनरेशन में। तो उम्मीद इनिशिएटिव इसी से निपटने के लिए लाया गया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है कि यूनिक मेथड ऑफ मैनेजमेंट एंड ट्रीटमेंट ऑफ इनहेरिटेड डिसऑर्डर्स को डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी जो है, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत ये जो है इसने ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया है। और ये कहता है कि भैया कॉन्सेप्ट ही है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। पहले ही हम जो है कुछ निदान, याद रखना, निदान वो बनाएंगे, निदान सेंटर्स, नेशनल इनहेरिटेड डिजीजेज एडमिनिस्ट्रेशन निदान केंद्र बनाएंगे, जिसके अंदर हम लोग काउंसलिंग, प्रीनेटल टेस्टिंग, डायग्नोसिस ये सब करेंगे, ताकि हम पहले ही देख लें कि हाँ ऐसा कुछ होने वाला तो हम सुधार कर सकें, ठीक। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी लॉन्च किया। उम्मीद इनिशिएटिव किससे रिलेटेड है, जेनेटिक, मतलब इतनी सारी इन्फॉर्मेशन देना, कुछ तो याद रहेगा ना, और पूरा याद होगा तो कैसा भी क्वेश्चन आ जाए आप लोग वो कर लोगे, सही कर लोगे, ठीक। क्वेश्चन नंबर 39 में आ जाते हैं। अभी देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही मतलब यूनिक से ये चीज़ थी कि कुछ जगह मतलब पीढ़ियों से इस गांव के निवासियों ने नामों के बजाय एक विशिष्ट रूप से सीटी की पहचान का उपयोग करते हुए एक दूसरे के साथ संवाद किया, ठीक। और भारत के किस राज्यों में प्रसिद्ध गांव है, मतलब यहाँ पे क्या है कि कोई जैसे किसी का नाम सोनू, किसी का नाम मोनू, किसी का नाम कुछ होता है, तो यहाँ पे जो है नाम नहीं होता है, ठीक। मेघालय का ये है रीज़न है, मेघालय में एक जो है गांव है कोंग थोंग विलेज, कोंग थोंग विलेज, ठीक है। ये जो है इस विलेज में क्या है कि किसी के नाम से नहीं, यहाँ पे सीटी अलग अलग जो है, सीटी की जो रिदम है, जो राइम है, उसके हिसाब से नाम है। किसी नाम सोनू है तो वो सोनू पे के नाम से नहीं, वो सीटी उसकी अलग टाइप से बना देंगे। और सबसे मजे की बात यह है कि जो उस टाइप की जब सीटी वो लोग बजाते हैं तभी जो है वो पर्टिकुलर आदमी, जैसे मान लीजिए सोनू अगर हम लोग कह रहे हैं तो वहीं से वो समझ जाता है कि हाँ मुझे बुलाया जा रहा है। तो ये मेघालय में काम हो रहा है। ऐसे जो है क्वेश्चन
आ सकते हैं। देखिए देखिए ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, अगर आपने यहाँ देखा होगा तो आप ही से कर भी पाओगे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 40 जो है आपका राष्ट्रीय वयोश्री योजना से है। अब ये वया, ठीक, जहाँ पे प्यारे सीनियर सिटीजन से रिलेटेड होता है, ध्यान रखना। राष्ट्रीय वयोश्री योजना किससे संबंधित है, कुछ स्टेटमेंट आप पूछेंगे, करेक्ट पूछा गया, आप लोग बताना कौन सा स्टेटमेंट ऑप्शन सही है इसमें। टिक टॉक बैंक, देखिए पहला और दूसरा सही है, बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। तीसरा स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि यहाँ पे कह रहा है कि, पहले चीज बता देता हूँ, सीनियर सिटीजन वो लोग जो कि बीपीएल कैटेगरी के अंतर्गत हैं और वो किसी ऐसी एज रिलेटेड डिसेबिलिटी या फिर लो विजन, कोई मतलब ऐसी उनकी सफरिंग है, हेयरिंग इम्पेयरमेंट हो गया, सुन नहीं पाते हैं ढंग से, लॉस ऑफ टीथ और लोकोमोटर, चल भी नहीं पाते हैं ढंग से, ठीक, उनको वो मतलब वो कुर्सी वाली उस पर चलते हैं बेचारे, और इस तरीके से है, तो इनसे रिलेटेड है। हाँ बिल्कुल सीनियर सिटीजन से रिलेटेड है, बीपीएल कैटेगरी में है। इसमें असिस्टेड लिविंग डिवाइसेस दी जाएंगी इन लोगों को, ताकि जो है ऐसे ही इनकी जो कैपेसिटी है उसको रिस्टोर किया जाए कि नॉर्मलसी के करीब उनको लाया जा सके, उनको काम कर, जैसे होता है ना सुनने वाली मशीन लगा दी तो उनको सुनाई देने लग गया। ठीक, तो लेकिन ये जो है फ्री ऑफ कॉस्ट है, सब्सिडाइज प्राइस नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। और मतलब सेंट्रल की सेक्टर स्कीम है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम में आपको मालूम है 100% का जो है सेंटर द्वारा वो होता है, फंडिंग होती है। तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट और सेकंड स्टेटमेंट सही है, थर्ड स्टेटमेंट गलत है। क्वेश्चन नंबर 41, देखिए ये भी साइंस से रिलेटेड है, साइबर इश्यूज से है, क्योंकि आपके उसमें जो है एक कंप्यूटर एप्लीकेशन करके भी है ना सिलेबस में, कंप्यूटर एप्लीकेशन नॉलेज है ना, तो ये वाला जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है करंट इवेंट के हिसाब से। पेगासस नाम से जो है रिसेंटली न्यूज़ में कुछ था, वो किससे रिलेटेड है, देखिए ये जो है आपका टिक टॉक बैंक 41 का जो है सही ऑप्शन है, साइबर स्पाइंग से। ये मतलब ये कहा जा रहा है कि इसराइल में एक एनएसओ करके ग्रुप है, एनएसओ ग्रुप है, जो कि साइबर स्पाइंग का मतलब गवर्नमेंट की तरफ, मतलब ये जो है कुछ ऐसे स्पाईवेयर बनाते हैं, मतलब कि आपका जो है स्पाई करने के लिए, और ये बेचते हैं गवर्नमेंट्स को, मतलब इंडिया की गवर्नमेंट को बेचेंगे या पाकिस्तान गवर्नमेंट, मतलब गवर्नमेंट को बेचेंगे, बेचते हैं ये अपना ये वाला सॉफ्टवेयर। ठीक, स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर ही तो होता है, तो स्पाई करने के लिए। और ये ऐसा कुछ कहा, क्रिटिसिज्म आया था कि भाई व्हाट्सएप में जो है गवर्नमेंट, ये इलेक्शन के टाइम की बात है, जो लोकसभा की इलेक्शन, तो कि गवर्नमेंट जो है व्हाट्सएप में जो है स्पाई करवा रही है इसके जरिए, इस वाले पेगासस के थ्रू। ठीक, लेकिन ये सबने नकार दिया था। साइबर स्पाइंग रिलेटेड है पेगासस, ध्यान रखिएगा। प्रोजेक्ट नेत्र जो है ये किससे संबंधित है, रिसेंटली न्यूज़ में था। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 42 का सही आंसर है अर्थ और स्पेस, मतलब जो अंतरिक्ष में जो ऑब्जेक्ट्स हैं, सैटेलाइट्स है सब है, तो उनको ट्रैक करना, उनको ट्रैक करने के लिए प्रोजेक्ट नेत्र चलाया गया। इसरो और जो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स, इन दोनों ने मिलकर चालू किया है कि हम जो है कुछ ऐसे राडार बनाएंगे, टेलीस्कोप बनाएंगे, डाटा प्रोसेसिंग यूनिट, डाटा जो है सबको प्रोसेस करेंगे, सेंट्रल एक कॉमन सेंटर बनाएंगे, ताकि हम जो है अर्थ के जो स्पेस ऑब्जेक्ट्स हैं उनको ट्रैक कर सकें। उससे रिलेटेड है प्रोजेक्ट जो है नेत्र। इसरो से लास्ट टाइम क्वेश्चन पूछा था, मैं भी पूछ ले फिर से। देखिए चंद्रयान 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट था हमारे हिस्ट्री में, ठीक, मतलब अभी रिसेंट हिस्ट्री में, तो उससे रिलेटेड यहाँ पे एक है ऑप्शन नंबर, यहाँ पे ए सही है, सिर्फ पहला स्टेटमेंट सही है। ठीक, कि लूनर जो है, क्योंकि चंद्रमा से रिलेटेड तो लूनर हो गया, ऑर्बिटर, लैंडर, रोवर, तीनों ये जो है मिशन था इंडिया का। यहाँ सेकंड स्टेटमेंट, थर्ड, फोर्थ ये गलत हैं, क्योंकि नेम ऑफ द लैंडर जो था वो प्रज्ञान नहीं था, विक्रम था। तो देखो लैंडिंग व्हीकल मान लो अगर, ठीक, लैंडर क्या है, लैंडिंग व्हीकल है, तो लैंडर विक्रम, ठीक, ऐसे याद कर लेना। और दूसरी चीज़ क्या है कि रोवर जो था, जो रोवर था आपका वो क्या था, प्रज्ञान था। तो जैसे पब्लिक रिलेशन ऑफिसर होता है प्रज्ञान, तो PRO होता है, PRO, तो प्रज्ञान PRO से, प्रज्ञान से, और R रोवर से, रोवर, ठीक, PRO ऐसे याद कर लेना, प्रज्ञान रोवर, ठीक। और चौथा स्टेटमेंट जो है कि आपको ये हार्ड लैंडिंग नहीं, सॉफ्ट लैंडिंग करनी थी साउथ पोल पे, पहली बार कोई भी कंट्री ये ट्राई कर रही थी, तो लेकिन हम इसमें असफल हो गए। 2 किलोमीटर कुछ ऐसा बताते हैं कि खाली जो है दिक्कत हो गई, हार्ड लैंडिंग हो गई सॉफ्ट की जगह। तो स्टेटमेंट जो है चौथा भी गलत हो गया, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 43 वाले में, ठीक। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44 में, विच ऑफ द फॉलोइंग रिफॉर्म जो है GST सिस्टम में, इकोनॉमिक सर्वे पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, पढ़ लेना बहुत जरूरी है, ठीक।
जीएसटी सिस्टम में रिफॉर्म जो है कुछ रिकमेंड किए हैं इकोनॉमिक सर्वे 2019-20 में। बताइए इन चारों में से कौन कौन से वो हैं। तो इस तरीके से आप बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। टिक टॉक बैंक, देखिए चारों स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। ई वे बिल में, फ्री अकाउंटिंग बिलिंग सॉफ्टवेयर, स्मॉल टैक्स पेयर से रिलेटेड इसमें भी, सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध करदाताओं का अनुपालन रेटिंग स्कोर, ठीक, जो भी कंप्लाइंस कर रहे हैं, ठीक, रेटिंग स्कोर उनका लगाया बनाना चाहिए, पब्लिक डोमेन में लगाना चाहिए। और जो लोग जो है अच्छे से दे रहे हैं कंट्रीब्यूशन, जो कंप्लाइंट टैक्स पेयर है, उनको सर्टिफिकेट भी दो भाई, रिवॉर्ड भी दो जो अच्छा काम कर रहा है, और जो पनिशमेंट भी करो कि मतलब पब्लिक उनका वो डालो, पनिशमेंट भी करो कि भैया जो लोग जो है नहीं ढंग से पढ़ रहे हैं, तो लोग जो है नेमिंग एंड शेमिंग वाली बात है। ठीक, इकोनॉमिक सर्वे से एक और क्वेश्चन है कि इनविजिबल हैंड की एक जो है ये एडम स्मिथ थे, कैपिटलिज्म के बहुत बड़े प्रवक्ता थे। कैपिटलिज्म मतलब पूंजीवाद उन्होंने इनविजिबल हैंड की बात करी गई थी। तो 2019-20 के इकोनॉमिक सर्वे जो अभी आया है उसमें इनविजिबल हैंड की बात कही गई, लेकिन जो है मतलब अपने इंडिया के सोशल एस्पेक्ट को ध्यान में रखते हुए, ये नहीं कि बिल्कुल कैपिटलिज्म को बढ़ा दें। ठीक, तो यहाँ पे ए बी सी तीनों ही टाइप से है, डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। इनविजिबल हैंड क्या है कि अनफोर्सीन फोर्सेस हैं, उनको आप दिखता नहीं है, बट ये जो है फ्री मार्केट इकोनॉमी में बढ़ा देता है। और इसमें ये कहते हैं कि लार्ज मतलब गवर्नमेंट का इंटरवेंशन इनको ठीक नहीं है। लेसेज फेरे वाली जो एक थ्योरी होती है उस पर विश्वास रखते हैं। ये कहते हैं कस्टमर इज द किंग और गवर्नमेंट इंटरफेयर मत करो, डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से फ्री मार्केट इकोनॉमी बनाओ। ठीक है, और ये अनइंटेड सोशल बेनिफिट भी इससे हो जाता है। ठीक है, इनविजिबल हैंड की वजह से हम, क्योंकि सब लोग अपने अपना काम करना चाहते हैं, सब लोग जो है डिमांड सप्लाई करना चाहते हैं, तो सबको जो है बेनिफिट हो गया। हालांकि ऐसा होता नहीं है प्रैक्टिकल लाइफ में। ठीक, क्वेश्चन नंबर 46 में बोला गया है कि न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड एक नई संस्था बनाई गई है। तो बताइए इस रिलेटेड दो स्टेटमेंट दिए गए हैं, कौन कौन से स्टेटमेंट सही हैं। दोनों ही स्टेटमेंट सही है यहाँ पे। ये एक सेकंड कमर्शियल मतलब भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का, इसरो का दूसरा व्यावसायिक यानी कि वाणिज्यिक हाथ बनाया गया। जैसे कि पहले अंतरिक्ष था, अंतरिक्ष भी एक जो है मतलब जितना भी ऐसे हमारी जो इसरो जो सैटेलाइट और ये सब बना रहा है, हम यूएसए के दूसरी कंट्रीज़ के भी तो करते हैं ना, तो इनसे हम कुछ पैसे लेते हैं भाई। मतलब सर्विस प्रोवाइड करो तो पैसे लोगे ना। तो पहले अंतरिक्ष सिर्फ था एक जो ये सब कमर्शियल वाले काम देखता था, अब जो है न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड भी आ गया है। क्वेश्चन नंबर 47 जो है पेंसिल पोर्टल जो है किससे रिलेटेड है, संबंधित है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया, देखिए टिक टॉक बैंक बी से रिलेटेड है, मतलब कि चाइल्ड लेबर को एलिमिनेट करने से रिलेटेड है। पेंसिल पोर्टल ध्यान रखिएगा मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट का, ये मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट का पेंसिल पोर्टल नहीं है। और इसमें चाइल्ड लेबर को एलिमिनेट करने की बात करी गई। एक एनजीओ आपने नाम सुना होगा, कैलाश सत्यार्थी का बचपन बचाओ आंदोलन, वो भी काफ़ी मतलब वो इससे रिलेटेड तो नहीं, लेकिन वो भी चाइल्ड लेबर एलिमिनेशन के लिए काम करते हैं। और इसके जो है मेन रोल क्या है पेंसिल पोर्टल का, कि इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन हो सके चाइल्ड लेबर एक्ट भी, और दूसरा जो है नेशनल चाइल्ड लेबर प्रोजेक्ट जो चल रहा है, इन दोनों स्कीम, ये स्कीम जो चल रही है इस दोनों का ही जो है अच्छे से जो है इम्प्लीमेंटेशन हो सके। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 48 जो है आपका प्रधानमंत्री वया वंदना योजना है। अब वया आ गया वर्ड तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि एलआई ये जो है आपका सीनियर सिटीजन से रिलेटेड है। ठीक है, तो देखिए इसमें पूछा गया है कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट हैं कि नहीं है। तो टिक टॉक बैंक बी सेकंड स्टेटमेंट सही है, पहला स्टेटमेंट इसलिए सही नहीं है क्योंकि ये पेंशन स्कीम है। ठीक है, पेंशन स्कीम है ना कि इंश्योरेंस स्कीम है, सीनियर सिटीजन्स के लिए ही है। एज 60 और 60 साल के ऊपर वालों के लिए, मतलब वही 8% के ऊपर इनको जो है रिटर्न दिया जाता है 10 सालों के लिए। और जो है स्कीम एश्योर करती है रिटर्न ऑफ 8% पेएबल मंथली। ठीक, और फॉर 10 सालों के लिए, बहुत बड़ी वो है बात है। और लोन जो है आपका 75% ऑफ परचेज प्राइस शैल बी अलाउड आफ्टर 3 पॉलिसी ईयर्स, आप लोन भी ले सकते हो। ठीक, और ये एलआईसी ही इसको करती है, एलआईसी। अब ये कोई एक फंड बनेगा उसको जो है एलआईसी मैनेज कर रही है, सिंपल सीधी बात है। क्वेश्चन नंबर 49 आ गया आपका अपने लोग के सामने। गगनयान से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है यहाँ पे। ठीक है, गगनयान से रिलेटेड क्वेश्चन है, आपको बताना कौन कौन से स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। टिक टॉक बैंक, देखिए बी तीनों ही स्टेटमेंट सही हैं। 3 एस्ट्रोनॉट जो है 3 से 400 किलोमीटर के मतलब अर्थ के ऊपर ऑर्बिट में जीएसएलवी मार्क 3 को से रिलेटेड जो है लेके जाएंगे हम लोग। ठीक, जीएसएलवी मार्क 3 से रिलेटेड हम लोग इसमें इसको लेके जाएंगे 7 दिन के लिए एटलीस्ट।
मतलब हम ऑस्ट्रोनॉट मतलब इंडियंस जो है जाएंगे, जैसे राकेश शर्मा जो पहले गए थे वो यूएसएसआर के थ्रू गए थे जो अंतरिक्ष में, ठीक, इंडियंस अभी तक नहीं गए, तो जो है उसको भेजा जाएगा, ठीक है ना। एक व्योम मित्रा, बताइए क्या चीज़ होती है कमेंट में आप लोग, व्योम मित्र, ठीक। तो गगनयान दिया जाएगा और ये इंडिया चौथी कंट्री हो जाएगी अगर ऐसा होता है, रशिया चाइना यूएसए के बाद, ठीक। और ये पहला ह्यूमन स्पेसफ्लाइट प्रोग्राम होगा इंडिया का, और जो कि लॉन्च करना है हमें कब तक, 2022 तक। अपने आखिरी क्वेश्चन पे आ गए हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला, कि डिक्सन प्लान जो है न्यूज़ में था वो क्या है, मतलब ये कहने का मतलब है, यहाँ पे देखिए टिकटॉक बैंक, पहला स्टेटमेंट यहाँ पे सही है, पहला ऑप्शन सही है, सॉरी, जम्मू एंड कश्मीर को डिवाइड करने से रिलेटेड था। डिक्सन प्लान क्या था, देखिए जब मध्यस्थता जब हुई थी यूएन में हमारी 1950 में, कश्मीर को रिलेटेड मध्यस्थता यूएन कर रहा था ना, याद है। तो उस समय जो है डिक्सन जो है एक आदमी थे, उनका नाम था डिक्सन, एक इनका नाम क्या था, ऑस्ट्रेलियन जूरिस्ट थे, ओवन डिक्सन नाम था इनका, ओवन डिक्सन, ठीक। ओवन डिक्सन बड़ा रिदमिक नाम है। तो उन्होंने कहा था कि भैया विभाजन कर दिया जाए कश्मीर का, जो कि अभी हुआ है रिसेंटली 370 का, और ये सब जो लद्दाख और वो बना दिया गया ना, तो उन्होंने कहा था कि लद्दाख जो है, ठीक, लद्दाख जो है इंडिया का, और जो आपका पीओके वाला एरिया है जो पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है, इसको तो डिक्सन जी ने कहा कि पाकिस्तान को दे दो, ठीक है। और जो जम्मू है उसको जो है डिवाइड कर दो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, ठीक। और जो कश्मीर है इसमें कह दिया प्लेबिसाइड करा दो। तो जाहिर सी बात है इंडिया ने क्या कहा, भागो यहाँ से, ये क्या बकवास है, मतलब लद्दाख का पूरा पीओके हम पाकिस्तान को दे दें, जम्मू कश्मीर भी जो है डिवाइड कर दें इंडिया पाकिस्तान के बीच में, और जो कश्मीर उसमें प्लेबिसाइड कर दें, बचा क्या फिर, ये इसको भी ले जाओ, ठीक। तो डिक्सन प्लान जो है आपका कश्मीर और जम्मू एंड कश्मीर को डिवाइड करने से रिलेटेड है, पूछ सकता है ये, ठीक। तो इस तरीके से जो है हम लोग का यहाँ पे पूरा खत्म होगा टेस्ट जो है, टेस्ट 3 50 क्वेश्चंस का। आप लोग को अगर ईपीएफओ का पेड ग्रुप चालू करना है, अब चालू मतलब पेड ग्रुप ज्वाइन करना है, और या फिर टेस्ट सीरीज़ हम लोग जल्दी ही चालू करने वाले हैं, इसकी टेस्ट सीरीज़ का अलग एक ग्रुप चालू होगा, 2 ग्रुप हमारे ऑलरेडी चल रहे हैं, 17 मई से अभी चालू हुआ था अभी नया ग्रुप, वो उसमें अभी जो आप लोग का एक ही टेस्ट हुआ है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। नंबर है आपके ये आपकी स्क्रीन पे 9696066089। जय हिंद जय भारत। आप लोग को अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करना। आप लोग सारे जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, सब्सक्रिप्शन एकदम फ्री है। जय हिंद जय भारत, ऑल द वेरी बेस्ट है।